अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया नोवेल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। एक ऐसी बिज़नेस वूमन की कहानी है जो कि नहीं जानती कि उसके आसपास बसने वाले लोग उसको किसी अंधी खाई में गिरा देने वाले हैं, लेकिन उसको बचाने कौन आएगा, एक पुलिस वाला या चोर? ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी पढ़नी होगी। वो नहीं जानती थी इसका सर किस लिए चकरा रहा है। गाड़ी को हिलता मकान अपने काबू में करने के बावजूद भी गाड़ी का स्टीयरिंग इससे संभाला नहीं जा रहा था, जबकि बारिश की तेज़ रफ्तारी ने सामने के मनासिर भी धुंधले कर दिए थे। सर पर इतना वजन था कि वो बार बार अपनी आंखों को एक झटके से खोलकर सामने देखने की कोशिश करती, और बारिश के तेज़ शोर और मसलाधार पड़ने की वजह से सारा मंजर धुंधला पड़ जाता। व्हाट द हेल! अपनी कैफियत से परेशान वो एकदम खुद पर चीखी थी, और उसने स्टीयरिंग पर ग्रिप सक कर के अचानक सामने से आते ट्रक से जैसे कुछ टकराया। कुछ दर्दनाक सी चीख उभरी और बारिश के शोर में दम तोड़ गई। इससे घबराकर गाड़ी का स्टीयरिंग सख्ती से जकड़ा। इसको आवाज़ सुनाई दी थी। वो ट्रक स्पीड से इसकी तरफ आ रहा था। इसने स्टीयरिंग को घुमाया और ट्रक को कट मारा, बल्कि ट्रक के साथ से गुजरते इसकी गाड़ी ट्रक से रगड़ खा चुकी थी, जिसका शोर माहौल में और खौफनाकी फैला रहा था। इसके दिल की धड़कनें बेहंगम थी, मगर फिर भी इसने स्टीयरिंग को नहीं छोड़ा। ट्रक गुजरा, असर का रोका नहीं जा रहा था। गाड़ी पूरी सड़क पर घूमी थी। वो ब्रेक पर सख्ती से पाँव रख गई और गाड़ी के टायर किसी चीज़ की वजह से रुक गए। वो नहीं जानती थी वो चीज़ क्या है जिसने गाड़ी के टायर रोकने में मदद फराहम की है। स्टिक और स्टीयरिंग पर ज़ोर से पकड़ा था, यहाँ तक कि इसके सर से खून बहने लगा। इसने घूमते सर के साथ खून पर अपनी कांपती उंगलियां रखीं। इसकी सांसों के शोर ने गाड़ी में आवाज़ बखेर दी थी। इसने इधर उधर देखना चाहा, मगर ना वो देख पाई और ना उसे नजर आया। बारिश का शोर अब भी नहीं टूटा था। इस कदर बारिश ने आस पास के मुनासिर जो धुंधले किए, तो इससे लगा इसका आंखों के आगे भी धुंधला उतर गई है। और जैसे ही इसको ये एहसास हुआ, इसका सर चकराया और वो इसी स्टीयरिंग पर जाकर गिरी। आंखों को भरपूर खोलने की कोशिश में वो कुछ देर हलकान होती रही और फिर बेहोश हो गई। नाज़रीन, आप देख सकते हैं पारस रंधावा की गाड़ी ने दो मासूम जानों को कुचल डाला, जबकि पारस रंधावा इसमें इस कदर मौजूद पाई गई हैं। और जहाँ तक हमारी रिसोर्सेज हैं, पारस रंधावा नशे में धुत थी, जिसकी वजह से इन्होंने दो मासूम जिंदगियों की जान ले ली और इन दोनों पर गाड़ी इस तरह चढ़ा डाली कि शनाख्त भी मुश्किल हो गई है। आखिर कब तक नाज़रीन हम इसी तरह के जुल्म देखते रहेंगे? कब तक ये उम्मीद लोग गरीबों को कुचल डालेंगे? नाज़रीन, मशहूर मारूफ बिजनेस वुमन जिन्होंने बिजनेस ट्रेड की दुनिया में इतनी छोटी उम्र में अपना नाम मनवाया था, कि वही पारस रंधावा जो शक्ल से बेहद मासूम लगती हैं। इस वक्त हम उनकी गाड़ी के नज़दीक खड़े हैं। इसी में पारस रंधावा मौजूद है और अब भी बेहोश हैं। नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन जारी है। पारस रंधावा नशे में पाई गई थी और दो मासूम जानों को, जिनके लवाकिन का भी कुछ इल्म नहीं, को मार चुकी हैं। क्या हुकूमत पारस रंधावा पर केस बनाएगी? क्या पारस रंधावा जैसी अमीर बाप की बेटी और मशहूर बिजनेस लेडी को भी सज़ा सुनाई जाएगी? ये इस बार भेजी किसी मजलूम की आह पारस रंधावा के पैसे तले दब जाएगी? जानने के लिए साथ रहें। मुख्तलिफ आवाज़ें चारों सिम से सुनाई दे जा रही थीं। पारस, आलिया ने खिड़की बजाई। इसके रंग फक थे, जबकि रिपोर्टर की चीखों पर कार पर वो वाकई चौंक होनक था। ये क्या किया तुमने पारस? आलियान को पुलिस ऑफिसर जियान ने पीछे हटाया और सख्त नज़र से इसे देखा, जबकि लेडी डॉक्टर ने और कुछ लेडी सिपाहियों ने पारस को गाड़ी से बाहर निकाला और पारस रंधावा की नब्ज़ें चेक करने लगी जो चल रही थी। तभी इन्हें ट्रीटमेंट दी जाने लगी। आलियान बालों में हाथ फेरता बेचैनी से पारस को देख रहा था, और जब जब निगाह उन दो लाशों पर जाती जिनका अता पता कोई नहीं था, इसका दम सा निकलता था। सफ़ी,
پارس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے پارس کے آفس کے وائس پریزیڈنٹ کو کال کی۔ واٹ؟ وہ ایک دم چیخا۔ کہاں ہے پارس؟ آلیان نے بے ہوش پارس کو دیکھا، اثر دانتوں تلے ہونٹ دبا لیے۔ میرے سامنے پڑی ہے، بے ہوش، اس نے کہا۔ آفیسر سیان آلیان کی بے چینی کو خوب اچھے سے دیکھ رہے تھے۔ یو ڈیم اٹ، تم کتنے سکون سے بتا رہے ہو؟ ہاسپٹل لے کر جاؤ اسے، میں آتا ہوں۔ صفی جلدی سے باہر کی جانب بھاگتا بولا۔ پارس کی گاڑی سے 2 لوگوں کا قتل ہو گیا ہے، اس سے قدر دھیمی آواز میں صفی کو انفارم کیا تو یہ صفی کو ریسیپشن تک لمحوں میں پہنچا تھا، وہیں جم گیا۔ پلیز جلدی آؤ یہاں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، وہ بولا تو صفی کو ہوش آیا اور اس نے کال کٹ کی اور جلدی سے نیکسٹ ان کی بلڈنگ سے باہر نکلا تھا۔ آلیان پارس کو دیکھ رہا تھا، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میڈیا یکایک مناظر کو آنکھوں میں قید کر رہا تھا۔ عجیب سما تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ یکدم کیا ہو گیا۔ یہ ٹیسٹ کے لیے بھجواؤ۔ لیڈی ڈاکٹر نے پارس کا بلڈ لے کر آفیسر کی طرف بڑھایا تو آفیسر کانسٹیبل کو سختی سے بولا اور وہ سر ہلا کر وہاں سے بھاگا اور دوسری طرف پارس پر پانی کی بھی ٹیڈوز سے مارے تو اس نے اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کے سر میں اس وقت اتنا درد تھا کہ آنکھیں بھی مشکل ہی کھلی تھیں، اور جیسے ہی آنکھیں کھلی تیز کیمروں کی فلیش لائٹ اسے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ پارس، اس کے اٹھتے ہی آلیان کی اس کی جانب بڑھا، مگر آفیسر کے ہاتھ نے اس کو اس تک پہنچنے سے روک دیا۔ جذبات قابو میں رکھو اپنے، کبھی اس کے ساتھ تمہیں بھی اندر پہنچا دوں، وہ غصے سے بولا تو آلیان پیچھے ہو گیا، جبکہ پارس کا دماغ جیسے ہوش میں آنے لگا تھا اور خود کو زمین پر پا کر وہ یکدم اٹھی تھی۔ ہاں، بال بکھر کر اس کی بلیک شرٹ پر آ گئے تھے۔ اس نے حیرانگی سے ارد گرد دیکھا اور اپنے سامنے بیٹھنے والی آفیسر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ گڈ مارننگ لیڈی ٹائکون پارس رندھاوا، امید ہے نیند مزیدار ہوگی، کیونکہ سکون دہ نیند یہ آخری ہی تھی تمہاری۔ تہ منزل کے تہ ہر اس پار اچھالتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پارس کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا اور اس نے آلیان کو دیکھا جو کہ پریشان کھڑا تھا۔ آلی، وہ بولی اور اس کی طرف بڑھتی کہ آفیسر نے اس کے آگے اپنا ڈنڈا کیا۔ حوصلہ حوصلہ، ذرا بات چیت ہوگی، قول و قرار ہوں گے، پھر مجھ سے بات کر لو، پھر اس سے کرنا۔ اس کے روکنے پر پارس پھولتی سانسوں سے رک گئی، خوف سے دل بیٹھنے لگا۔ میڈیا کی کھٹاکھٹ بڑھتی روشنی سے وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں تو پارس رندھاوا، ناشتہ واشتہ تو نہیں کرنا؟ کوئی انتظام کروں؟ ڈنڈے کو ہاتھ پر مارتے وہ اس کے گرد گھومتے پوچھنے لگا۔ بلیک شرٹ اور پینٹ میں پارس ہیل جوتوں میں کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو تم کل رات نشے میں تھی؟ آفیسر سیان نے اس کے ڈھولتے قد معان کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، وہ تڑپ کر پلٹی۔ ایسا تو نہیں تھا، اس نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ پھر یہ آفیسر کیوں کہہ رہا تھا؟ اس کے ایک دم انکار کرنے سے زیان مسکرایا۔ گڈ، یہی امید تھی ایسا ہی جواب ہوگا۔ وہ کھل کر ہنسا تھا، جبکہ اس کے ہنسنے پر پارس خوف سے تھر تھرا اٹھی۔ کیوں کر رہی ہیں مجھ سے یہ سوال؟ اس نے بلا کر اپنے اندر کے ڈر اور خوف کو ایک طرف کر کے رکھا، سیان کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر ہلکا سختی در آئی تھی۔ یہ گاڑی تمہاری ہے؟ اچانک اس کی گدی پکڑ کر اس نے گاڑی کی جانب اشارہ کیا کا رخ کیا اور دھاڑا۔ ہاں، مگر چھوڑو مجھے۔ پارس نے اس سے اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ اور یہ لاشیں، انہیں پہچانتی ہو محترمہ پارس؟ اس نے سفید کپڑے سے ڈھپی لاشوں کی جانب اشارہ کیا، جبکہ پارس کا وجود اچانک سرد سا پڑ گیا۔ دل تھا پاتال میں جا گرا، رنگ لٹھے کی مانے سفید پڑا تھا۔ یہ وہ لفظ عطا نہیں کر سکی جو سمجھ آ رہا تھا، وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ پارس رندھاوا، تم کل رات نشے میں پائی گئی ہو، پھر سے گزری رہی تھی اور
تم نے ان دونوں عورتوں کو بے-دردی سے اپنی گاڑی تلے کچل دیا۔ گاڑی کے بونٹ پر ڈنڈا مارتے ہوئے وہ چلایا تھا، جبکہ پارس کی اچانک چیخ نکلی تھی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے نہیں مارا انہیں۔ وہ تو اسے گویا یاد آیا، وہ ٹرک، وہ تھا، میں تو نہیں۔ پارس کی ایش گرین آنکھوں میں سرخی پھیلی اور وہ خوف سے ہانپتی کانپتی آفیسر زیان کو بتانے لگی، شٹ اپ۔ زیان کو یہ سب بکواس لگی۔ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، نشہ کر کے کوئی ہائی وے پر 2 لوگن کو مار چکی ہو۔ پارس رندھاوا، یقین کرو، اس بات کا یقین۔ دوبارہ اس کے بال بے دردی سے جکڑ کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اسے مزید ہراساں کر گیا، میں نے نہیں مارا، میں سچ۔ زیان نے اسے دور دھکیل دیا اور کانسٹیبل کو گاڑی ریڈی کرنے کا اشارہ کیا۔ پارس نے ارد گرد دیکھا، عالیان کے ساتھ صفی بھی کھڑا تھا۔ صفی، وہ بری طرح روتے اسے پکار گئی۔ صفی بھی آگے بڑھا، جبکہ آفیسر زیان نے پارس کی کلائی سختی سے جکڑے اور اسے لیڈی کانسٹیبل کی جانب پھینکا۔ پارس کا پاؤں مڑا اور وہ اس پر جا گری۔ آپ اس طرح کا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ صفی غصے سے آگے بڑھا، یہ بات تمہارا وکیل کہے گا تو سنوں گا۔ زیان نے ترچھی نظر پارس پر ڈال کر صفی کو گھورا۔ صفی نے جلدی سے وکیل کو کال کی، جبکہ روتی چلاتی پارس کو آفیسر زیان وہاں سے نکال کر گھرداری میں دھکیل کر لے گیا۔ عالیان اور صفی پریشانی سے میڈیا کے سوالوں سے بچتے خود بھی گاڑی میں بیٹھے۔ نہ جانے یہ کیا ہو گیا تھا۔ چپ، وہ دھاڑا۔ پارس کی سانسیں حلق میں ہی کہیں اٹک گئیں۔ خالی سیاہ کمرے میں صرف ایک پیلے بلب کے نیچے اس وقت وہ موجود تھی۔ اس کا بیان لکھا جا رہا تھا، جبکہ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا، وہ نہیں جانتی اس بارے میں۔ زیان کے غصے سے دھاڑنے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ کل تم کہاں گئی تھی؟ اس روڈ پر کیوں تھی؟ سخت بے لچک آواز میں وہ خوف میں گرفتار لڑکی کو اپنی آنکھوں سے مزید خوف زدہ کر چکا تھا۔ جواب دو۔ لیڈی کانسٹیبل نے یکدم آگے بڑھ کر اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ پارس کا سر چکرا گیا۔ اس قدر بھاری ہاتھ پر؟ زیان نے کانسٹیبل کو دور رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی چھڑی سے ٹپ ٹپ گرتے آنسوں سے تر چہرے لیے لڑکی کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جواب دو پارس رندھاوا، ورنہ تمہارے ناشتے کا انتظام میں نے خود کیا تو تم جانتی نہیں ہو یہ کیا جگہ ہے۔ سومینی لہجے میں بولتا وہ پارس کی پھیلتی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلانے لگا کہ بالکل وہ سمجھ جو رہی ہے ویسا ہی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ میں کل پارٹی میں گئی تھی، سب تھے وہاں۔ وہ بزنس پارٹی تھی، وہ اٹکتے لہجے میں بولی، روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اور تم نے وہاں شراب پی؟ آفیسر زیان نے تیوری چڑھائی۔ نہیں۔ وہ پھر سے فوراً نفی کر گئی، میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نہیں جانتی کچھ بکواس کر رہی ہو۔ زیان نے زور سے چھڑی ٹیبل پر ماری۔ پارس کی پھر سے چیخ نکلی، تم نے شراب پی تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ٹیسٹ رپورٹ اس کے سامنے منہ پر دے ماری۔ پارس نے جلدی سے وہ رپورٹ اٹھائی اور پازیٹیو دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کل رات ڈرنک کی تھی۔ وہ سن ہو گئی۔ اب کیا کہنا ہے تمہارا پارس بی بی؟ وہ ٹیبل پر سے اٹھا اور اس کے ہاتھ سے رپورٹ کھینچی۔ دور اچھال کے اس کے بال پکڑ کے اس نے کھینچے تو پارس کی مدھم بے بس چیخ نے محفوظ کیا تھا اسے۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اے آفیسر زیان، تم میرے موکل کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، وکیل نے سلاخوں کے پیچھے سے چیخ کر کہا، جبکہ آفیسر زیان نے پارس کا سر جھٹکا اور اس کے پاس آیا، ڈور کھولا اور باہر نکل آیا۔ چیئر پر جھولتے اس سے اپنی شرٹ کے آگے سے 2 بٹن کھولے اور مزے سے وکیل کو دیکھنے لگا۔ مظلوموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ 2 عورتیں مری ہیں، بزرگوں، کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ بولا، FIR نہیں کٹا، ان کے لواحقین کون ہیں کوئی نہیں جانتا، میرے موکل کے خلاف ابھی سارے ثبوت نہیں ہیں، تو تم اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے، سمجھے؟ وہ بولا تو زیان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کی مسکراہٹ سامنے کھڑے وکیل کو سخت زہر لگی۔ باہر نکالو مس پارس کو۔ وہ بولا تو صفی اور عالیان نے بے تابی سے پارس کو دیکھا، جو سلاخوں کو پکڑے بری طرح رو رہی تھی۔ کانسٹیبل کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کر کے وہ پھر سے وکیل کو دیکھنے لگا، جو کہ غصے سے اسے یوں ڈٹائی سے گھورنے پر منہ موڑ گیا تھا۔ پارس بھاگتی ہوئی صفی کی باہوں کا حصہ بنی تھی۔ صفی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، پلیز۔
वो फूट फूट कर रोती सफ़ी से बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा? सफ़ी ने उसके चेहरे से बाल हटाए। कुछ लम्हे ऑफिसर जियान ने जज्बाती मनाज़र देखता रहा और उसके बाद इस जोर से छड़ी उठाकर टेबल पर मारी कि पारस तो उछलकर सफ़ी के और भी नज़दीक हो गई। ये रोनुमाई नज़ारे देखने का मेरा मूड नहीं है फ़िलहाल। एक कातिला, दूर होकर खड़ी हो तुम, वो सख्ती से चिल्लाया। पारस ने सफ़ी की शर्ट जकड़ ली, जबकि जियान के एक इशारे पर कांस्टेबल ने पारस को खींचकर इससे अलग किया था। पारस रोने लगी। जियान ने तिरछी नज़र से इसको घूरा और फिर से इसकी सांसें हलक में ही रुक गईं। वकील इससे बात कर रहा था। पारस के सामने ही वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, मगर पारस की जैसे गोयाई सल्ब हो चुकी थी। दो लोग इसकी गाड़ी तले आ गए और इसे पता भी नहीं चला। कैसे मुमकिन है ये? और कल रात इसने सिर्फ आंटी रुखसाना सफ़ी की वालदा का दिया हुआ जूस पिया था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर कैसे वो ड्रिंक कर सकती है? इसे दुख था कि दो लोग मारे गए थे, मगर ये भी हकीकत थी कि इसकी वजह से नहीं। जियान जो पूरी तरह मुँह था वकील की बात सुनने पर, अचानक अजमेर के अंदर दाखिल होने पर वो चौंक कर अपनी जगह से उठा। जियान भाई। अजमेर का सफ़ेद चेहरा देखकर वो सब छोड़ छाड़ कर इस तक पहुंचा था। अजमेर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? इसने अपने छोटे भाई को जैसे बाजों में जकड़ लिया, जो कि ज़मीन बोस होने को तैयार था। अजमेर भाई, वो मर गई। अजमेर की आंखों से आंसुओं का सैलाब सा उमट आया था। जियान का दिमाग झंझला सा गया। कौन पागल हो गए हो? किसकी बात कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? जियान ने अपनी रोती हुई माँ को देखा। इसके लिए ये सब समझना मुश्किल हो रहा था। बाकी सब भी इनकी तरफ देख रहे थे। अजमेर का चेहरा थाम कर जियान ने इसकी आंखों में देखा। क्या हो गया मेरी जान? ऐसे क्यों रो रहा है? वो तड़प उठा था। अजमेर की बीमारी की बारी भी वो बखूबी वाकिफ़ था और वो हर तरह से कोशिश करता था कि अजमेर को कोई तकलीफ़ ना हो। कैंसर ने इसके खुशबाश भाई को बर्बाद कर दिया था। न जाने इसे ये मर्ज़ कैसे लगा था और आज इसका यूं तड़पना वो हैरान था। अजमेर कुछ बोलता कि अचानक इसके दिल दहला देने वाली चीखों से जियान के हाथ पांव फूल गए थे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मर सकती। तुम्हारे लिए मैं ठीक हो रहा था। नहीं छोड़ कर जा सकती तुम मुझे। उठो उठो, प्लीज़ उठो। वो बच्चों की तरह रोता डेड बॉडी पर बिलखने लगा, जबकि पारस की निकलती चीखों को इसने अपने हाथ से खुद ही दबा दिया था। जियान अजमेर की तरफ आया। भाई, इसको कहो उठे, ये नहीं मर सकती। मैंने वादा किया था, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक हो रहा था ना भाई। इससे कहें भाई ये उठे, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ भाई, इससे कहें। अजमेर की चीखों पुकार और फिर बिगड़ती हालत पर जियान के माथे के बलों में इजाफा हो रहा था। अजमेर, संभालो खुद को। जियान ने जेब से मोबाइल निकालते हुए सिकंदर को कॉल की। कहाँ हो तुम? जल्दी पहुँचो मेरे पास, अजमेर की तबीयत खराब हो रही है। जियान चीखा, जबकि इसकी माँ भी बेटे तक पहुँच गई थी। जियान ने दांत भींचे थे। जब इसकी माँ इस बारे में जानती थी तो इसको कुछ क्यों नहीं बताया? अजमेर, मेरे बच्चे होश में आओ। जियान, इसको क्या हो गया है? वो फूट फूट कर रो दी थी। अजमेर, जियान ने इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा हाथों में भरा और एम्बुलेंस को कॉल की। सिकंदर अजमेर को लेकर जा चुका था। जियान इसके साथ जाना चाहता था, मगर वो ऑन ड्यूटी था। इसने मुठ्ठियाँ भींची, संजीदगी से वकील की जानिब देखा। FIR काट रहा हूँ मैं, उसने कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते जियान। वकील घबराया, जबकि जियान ने इनके सामने FIR काटी थी। नहीं, पारस के मुंह से बेसाख्ता निकला, मगर किसी की तवज्जो इसकी जानिब नहीं थी। कुछ करो तुम, सफ़ी ने गुस्से से वकील से कहा। पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होने तक फ़िलहाल तुम मेरे मोकला को कुछ नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेट भी मैंने करना है और तुम्हारी मोकला भी गिरफ्तारी में रहेगी। जियान ने आंखें निकाल कर कहा। पारस रोती हुई वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पारस, कुछ भी नहीं, सफ़ी बोला, जबकि आलियान ने भी कहा। अदालत में मिलना अब। कांस्टेबल ने सफ़ी को धक्का दिया और पारस को अपने साथ ले गई, जो कि सफ़ी के रोते हुए पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, मगर कांस्टेबल के लगने वाले मुक्के ने इसके ज़ुबान तालू से लगा दी। ओ आई सी यू के बाहर खड़ा इस सब सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अजमेर का ताल्लुक उस लड़की के साथ कैसे है। कोई सिरा हाथ नहीं लगा था। वो काफ़ी देर ICU के बाहर इंतज़ार करता रहा। इतना लाताल्लुक था वो अपने भाई से कि जान ही न सका कि वो किसी से मोहब्बत करता है, और इस हद तक इसे खुद पर गुस्सा
खौफत आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स ने अस्मी की मेंटली डिस्टर्बेंस के बारे में इसे इन्फॉर्म किया था, और अभी कुछ देर पहले इसकी हालत देखकर इसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि मामला किस हद तक बिगड़ गया है कि एक पल के लिए तो वो खुद भी इससे खौफज़दा सा रह गया था। सिकंदर के साथ माँ को घर भेजकर वो इस हॉस्पिटल के खर्चे के बारे में इस वक्त सोच रहा था। ऐसा नहीं था कि इसकी सैलरी कम थी, मगर अस्मी की मेडिसिन का खर्चा हर गुजरते दिन के साथ इसको परेशान कर रहा था, और अब ट्यूमर के साथ साथ मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से डॉक्टर्स इसे कुछ वक्त अपनी अंडर रखना चाहते थे, मगर पैसे से ज़्यादा कीमती इसके लिए इसका भाई था। तभी इसने इसको एडमिट करवा दिया और वहीं बेंच पर बैठा दिन निकलने का इंतज़ार करता रहा, खाली खाली जहन से कॉरिडोर की खामोशी। और बस कुछ वक्त के बाद गुजरने वाली किसी नर्स के जूते की टक टक अब उसके सर में बजने लगी थी। वो वहाँ से उठा और कैंटीन की जानिब आ गया था। तभी इस खामोशी में मोबाइल टून ने शोर से बर्पा कर दिया, जो कि यकीनन नागवार था। इसने सेल फ़ोन चेक किया। हाँ बोलो। सिकंदर से बात करते हुए वो अलर्ट हो गया था, क्योंकि इसकी माँ इसके साथ थी। मैं आंटी को अपने घर ले आया हूँ। मिशेल और अम्मी इनका अच्छे से ख्याल रखेंगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। बल्कि मैं तो कहता हूँ कुछ देर के लिए घर आ जाओ। सिकंदर ने कहा। नहीं, अज़मीन अकेला है। दिन निकलते ही वापस केस की वजह से मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, और इस सूरत हाल में इस केस में मेरा भाई इन्वॉल्व है, तो ऑफकोर्स मुझे पूरी तवज्जो देनी है। बस दिन में दोपहर तक तुम चक्कर लगा लेना। बाकी तो वो अभी होश में भी नहीं आया है। चाय की सिप लेते हुए इसे अपने शाने पर से थकान दूर होती महसूस हुई। तुम जानते थे अज़मीर किसी से मोहब्बत करता है? सिकंदर ने सवाल किया। नहीं, अगर जानता होता तो शायद मैं उसकी ये ख्वाहिश इससे दूर न रहने देता, और इस बेहिस लड़की को तो मैं उल्टा लटका दूंगा अगर इसकी वजह से मेरे भाई को कुछ हुआ तो। वह सख्त लहजे में बोला। सिकंदर ने हंकारा भरा। वैसे कितनी अजीब बात है, एक लड़की क्या वाकई इतनी बेहिस हो सकती है? वो जैसे सोच में पड़ा था कि इतनी आराम से दो लोगों का कत्ल कर दे। वो हैरान था। ये अमीर औरतें समझती हैं सब इनकी जूती के नीचे हैं, और वैसे भी हर लड़की मिशेल नहीं होती। इसने दो बसरा चाय का सिप भरा और नॉर्मली कहा। ओह आई सी। सिकंदर मुस्कुराया था। दोनों की मंगनी होने जा रही थी, मगर अब अज़मी की तबीयत खराबी की वजह से पेंडिंग में चली गई थी। कुछ देर मज़ीद रस्मी गुफ्तगू करके इसने फ़ोन बंद कर दिया। वाकई कोई लड़की इतनी बेहिस हो सकती है? दो औरतों पर से गाड़ी चढ़ा दे। अचानक एक चेहरा इसके दिमाग में उतरा। खौफज़दा ऐश ग्रीन आंखें आंखों में आग समाई, मगर एक लम्हे में इसे जहन झटका और चाय के पैसे देकर दोबारा आईसीयू की जानिब चल दिया। जबकि इसे महसूस हो रहा था कि दूर कहीं से इस वीराने में उम्मीद की लहर की तरह खुदा का नाम जगमगा उठा है। तभी आईसीयू से कदम मोड़कर वो हॉस्पिटल की मस्जिद की जानिब चल दिया। आंटी आप प्लीज़ मत रोएं, अस्मी ठीक हो जाएगा। मिशेल ने इनको देखा, जो अंधेरे में जाए नमाज पर बैठी आंसुओं से तर चेहरे लिए खुदा के आगे अपने बच्चे की सेहतियाबी के लिए दुआ मांग रही थी। तुम नहीं जानती मिशेल इसको, वो ठीक नहीं है, और मैंने खुद सुना है, डॉक्टरों ने कहा है इसका जहन तवाज़ुन ख़राब हो गया है। मेरा बेटा पागल हो गया है। काश मैं ज़ियान को पहले बता देती तो मैं जानती थी वो कुछ कर लेता इसके लिए, मगर अब वो फिर से रोने लगी। मिशेल का दिल बैठ सा गया ये जानकर के अज़मी का जहन तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। वो पहले भी अजीब जज्बाती सा दिखता था। एक दो बार इसने सिकंदर से भी ये जिक्र सुना था कि अज़मी का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। ये ज़ियान ही था जो इसको संभाल लेता था, और अक्सर ज़ियान इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखता था, और अब तो इसे ट्यूमर भी था जिससे वो लड़ रहा था। वो कुछ देर इनके पास बैठी रही, मगर वो जानती थी वो इनका गम हल्का नहीं कर सकती, और करे भी तो कैसे? हम दूसरों का दर्द समझ सकते हैं, इसको महसूस नहीं कर सकते। महसूस वही करता है जो इस दर्द से गुजरता है। तभी वो इनके पास से उठकर किचन में आ गई। सारी रात सो नहीं सकी थी, क्योंकि ज़ियान जो जागता रहा था बार बार इसका ख्याल आने लगा था। तभी वो नाश्ता तैयार करने लगी। क्या कर रही हो मिशेल? अम्मी ज़ियान के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, वो आहिस्तगी से बोली, तो वो मुस्कुरा दी। झल्ली है तू, इस वक्त कौन लेकर जाएगा? वो अंदर आई और कूलर में से पानी का ग्लास भरा। आह, सिकंदर भाई से कहे ना, मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। अच्छा मैं कहती हूँ अपनी आंटी के लिए भी नाश्ता बना लो, परेशान है काफ़ी वो कहकर किचन से बाहर निकल गई। छोटा सा घर था, तभी पास पास कमरे थे, और मिशेल को महसूस हो गया कि अम्मी सिकंदर के कमरे में गई हैं। तभी वो आंटी और ज़ियान दोनों का नाश्ता तैयार करने लगी।
जल्दी जल्दी कुछ देर में नाश्ता तैयार करके इसने एक डब्बे में सलीके से ज़ियान का नाश्ता रखा और आंटी के पास आ गई। इनको ज़बरदस्ती नाश्ता खिलाकर इसने नींद की गोली भी दी थी ताकि वो आराम कर सकें, और फिर सिकंदर के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उठ जाएं सिकंदर भाई, वो बेचैनी से बोली। सिकंदर जो अम्मी के कहने पर ही उठ गया था, इसकी उजलत और बेचैनी के साथ सुबह की फैलती किरणों को देखने लगा। तुम रख दो और जाकर आराम कर लो, सिकंदर ने कहा और शर्ट पहनने लगा। भाई नींद नहीं आ रही, मिशेल ने अपनी मजबूरी बताई। वो काफ़ी बड़े केस में फंसा हुआ है मिशेल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ आएगा तो ये अभी मुमकिन नहीं, इसने इसकी आंखों में इंतज़ार पाकर कहा। तो मिशेल ने डिब्बा टेबल पर रख दिया और चुपचाप खामोशी से बाहर निकल गई। हकीकत थी कि वो इसके इंतज़ार में थी, शायद वो यहाँ आ जाए, मगर ये सुनकर इसे अफसोस हुआ था और इसने सर हिलाकर अपने कॉलेज जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सिकंदर को आता देखकर वो अपनी जगह से उठा। होश आया अज़मीर को, सिकंदर ने पूछा तो अज़मीर ने सर हिला दिया। दोनों के चेहरे पर मायूसी थी। चलो तुम जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कुछ देर घर जाकर आराम कर लो, सिकंदर ने कहा। नहीं, एक्चुअली मुझे इन दोनों औरतों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, और ऊपर से इस अमीरज़ादा की हेयरिंग होगी। वो सर झटक कर बोला। मगर आज तो संडे है, अब तो मंडे को होगी। इसके कहने पर ज़ियान ने सर हिलाया। भाई तू भूल रहा है, इस केस की अपोजिशन में अभी मैं खड़ा हूँ, तो इस केस को हैंडल भी मैं ही कर रहा हूँ, तो सुकून की सांस नहीं ले है फिलहाल मेरे पास। इस निशाने पर हाथ रखकर वो कहा और वहाँ से निकला, जबकि सिकंदर चौंक कर इसको पुकार गया। आगे के आ गए यार, ये लो, इस मोहतरमा ने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। वो मुस्कुराया। ज़ियान ने इस डिब्बे को देखा और थाम लिया। हालांकि वो लड़की ऐसी थी कि इसकी हर अदा से मोहब्बत की जाए, इतनी हसास और इससे ज़्यादा ख्याल रखने वाली, मगर न जाने फिर भी क्यों इसके लिए वो जज्बे महसूस नहीं कर पाया था वो। लेकिन जज्बों का क्या है, साथ रहो तो जन्म ले ही लेते हैं। तभी इसने मंगनी पर अम्मी को हामी दी थी, मगर हालात ऐसे हो गए कि कभी भी नहीं हो सका। वो डब्बे को लेकर लंबे लंबे ढक पड़ता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि सिकंदर कुछ देर वहीं बैठने के इरादे से बैठ गया। अपने पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही इसने सबके सलाम का जवाब दिया और डिब्बा टेबल पर रख दिया। इस सख्त वर्दी में इसका ऊंचा कद और उस पर वजाहत के साथ भरपूर चेहरे को सफ़ेद मास्क से छुपाए वो बेहद हैंडसम लग रहा था। ज़ियान ने अपना सेल फोन निकाला और टेबल पर रखकर वो कांस्टेबल की बात सुनने लगा। सर जी, वो तो लड़की जी मरने वाली हुई है। 2 लोगों को कत्ल करके इंसान ऐसा हो जाता है, इसने सख्त लहजे में कहा। नहीं जी, आप मेरी बात नहीं समझे। वो जी, लड़की का तो मानो दम निकल रहा है साहब, अंधेरे से। कांस्टेबल ज़रा सा इसको बात समझाने के लिए इसके नज़दीक हुई। ज़ियान ने इसकी शक्ल देखी और इसकी बात समझने की कोशिश की। मोबाइल टेबल पर छोड़ा और वो कांस्टेबल को इग्नोर करके तेज़ तेज़ चलता सेल्स की तरफ बढ़ा। अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो सारा मलबा इसके सर पर आता। तभी वो उजरत में इस सेल के नज़दीक पहुंचा, जहां बल्ब की भी रोशनी नहीं थी। मदम सिसकियों पर वो खटक गया। यहाँ की लाइट कहाँ है? अचानक इसको गुस्सा सा आया और इसने जेब पर हाथ मारा, मगर सेल तो वो बाहर छोड़ आया था। इसने कांस्टेबल को मोबाइल लाने के लिए कहा और वो भारी भरकम औरत जल्दी से बाहर की जानिब निकली और इसका मोबाइल उठा लाई। और इस दौरानिए में वो इन सिसकियों से इरिटेट होता रहा था, मगर बोला कुछ नहीं। और जैसे ही कांस्टेबल ने इसे मोबाइल दिया, इसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। नाजुक सफ़ेद ब्लैक शर्ट में मकीद हाथ इसकी जानिब बढ़ा हुआ था, जबकि वो लड़की सलाखों से चिपटी इसी तरह बैठी थी कि वो खुद भी परेशान हो गया। लम्हों में फासला तय करके वो इसके नज़दीक पहुंचा। पसीने से तर चेहरा, रो रो कर सूजी सुर्ख आंखें और इनमें बेताब आंसू। वो इस कदर खूबसूरती पर खटक कर खुद को झड़क गया। ये क्या ड्रामे कर रही हो? वो गुस्से से बोला। मुझे बाहर निकालो, मुझे सांस नहीं आ रही, वो हिचकियाँ बढ़ती बोली। जबकि ज़ियान ये सोच रहा था कि वो दोनों लड़के इसके लिए एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। खैर, इसने इस लड़की को इग्नोर करने का फैसला किया। जबकि पारस रंधावा की चीख पर वो रुक गया। मुड़कर फिर से उसे देखा। वो आंस भरी नज़रों से इसे देख रही थी। इसे बाहर वाले सेल में शिफ्ट कर दो, इसने लाताल्लुकी से कहा और वहां से निकलता चला गया, जबकि कांस्टेबल ने सर हिला दिया और पारस को बाहर निकालने लगी। वो खामोशी से अपने जगह पर आया, एक नज़र डिब्बे की तरफ देखा और चौकीदार को इशारा किया कि ये सामान खोल के इसे दे। तब तक वो फाइल्स देखता रहा, जबकि एक मामूली नज़र इस लड़की पर भी डाली थी, जो निढाल सी अब बिल्कुल इसको सामने वाले सेल में बंद थी। और इसके बाद वो दोबारा अपने काम में मगन हो गया, यहाँ तक कि चौकीदार ने इसके आगे नाश्ता लगा दिया। इसने नाश्ते की प्लेट अपनी जानिब की और नज़र गैर इरादी तौर पर दोबारा सेल की जानिब उठी
वो इसी की देख रही थी। ज़ियान ने नज़र फेर ली, मगर इसकी नज़रों को पाकर इससे कुछ कहा नहीं गया। दिल तो क्या प्लेट उठाकर इसके सर में मार दे, मगर हिम्मत करता सब्र से इसने कांस्टेबल को पुकारा, जो बोतल की चिन की तरह हाजिर हुई। ये इसको दे दो, इसने कहा। लहजे में भड़क थी, गुस्सा था। कांस्टेबल ने हैरत से एक नज़र ज़ियान को देखा और फिर वो प्लेट उठा ली, जिसमें बेइंतहा खुशबू बखेरते गरम गरम आलू के पराठे थे, और वो प्लेट इस तक ले गई, जो अब भी ज़ियान को देख रही थी। ज़ियान ने भी उलझकर इसकी जानिब देखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो अब इसको घूर रहा था। आखिर कब तक वो इसको देख सकती थी? और कुछ ही देर में पारस ने निगाह फेर ली, अपने सामने पटकने वाले प्लेट को देखा, और अब वो प्लेट को घूर रही थी। कुछ देर ज़ियान इसको देखता रहा। इसने प्लेट की जानिब हाथ नहीं बढ़ाया, और फिर वो वहाँ से उठ गया, क्योंकि इससे मिलने कोई आया था, और इस बात की इत्तला इसको अभी चौकीदार ने दी थी। इसके वहाँ से जाते ही पारस ने आंखें बंद कर ली। जल्दी आंखों में से एक आंसू गिरा, और इसने गहरा सांस खारिज किया था। एक बार फिर इस रात के मंजर को सोचने लगी। डोंट डू दिस डैड। इससे अपने डैड को पीछे हटाया था। वो ऑफिस से वापस लौटी थी, जो हमेशा की तरह इसका बाप इसकी माँ को मार रहा था, और वो उनकी हिफाजत करते करते भी नहीं कर पाती थी। 25 साल पारस अपनी ज़िंदगी में एक एक लम्हे बस यूं ही अपनी माँ को बचाती आई थी, किसी न किसी तरह। आज तक वो ये जान नहीं सकी थी कि इसकी माँ का क्या कसूर था, या फिर क्या इसका बाप मेंटली डिस्टर्ब था। मगर इसके साथ वो नॉर्मल होते थे बानिस्बत इसकी माँ के, मगर प्यार तो इसे भी कभी नहीं किया था। दूर हटो मुझसे, वो धाड़े, इसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। वो चीखे थे और हाल की जाने भागे। पारस ऑफिस बैग वहीं छोड़कर खुद भी भागी थी, मगर अपनी माँ की तरफ। वो जानती थी आगे क्या होने वाला है। इसने तेजी से दरवाज़ा बंद किया था, और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, दरवाजे पर जोर से हॉकी लगी थी। खोलो दरवाज़ा, मार दूंगा मैं इसको। बाहर से दरवाज़ा बज रहा था। एक दो बार की हॉकी भी लगी थी। इसकी माँ सुकड़ी सिमटी बुरी तरह रो रही थी। पारस की सांस फूल गई थी। वो दरवाजे से लगी अपनी सांसों को हमवार कर रही थी। जो कुछ भी था, आज वो मान गई थी। इसका बाप मेंटली डिस्टर्ब था, ये इसमें कोई और राज था। वो यूं बैठी रही, यहाँ तक कि बाहर का शोर और माँ की सिसकियाँ भी रुक गईं। वो अपनी जगह से उठी और स्याह हील की टिक टिक कमरे में गूंजी। वो अपनी माँ के पास आई और उनका चेहरा देखने लगी। क्या कसूर है आपका ऐसा? जगह जगह चोटों के निशान देखकर वो इनसे सवाल कर रही थी। बचपन से आज तक यही सवाल वो इस तरह करती थी। इन्होंने इसकी कलाई एकदम जकड़ ली। मुझे कहीं कहीं और छुपा दो पारस, वो बोली। पारस ने इन्हें बाहों में जकड़ लिया और इनके बिखरे बालों पर प्यार किया। जो भी कसूर था, यह सज़ा की मुद्दत बहुत तवील है, इसने दिल में सोचा था, और इसको अपनी माँ बेकसूर लगी थी। तभी इसने इन्हें मज़ीद खुद में भींच लिया। कुछ देर वो इनके पास बैठी रही खामोशी से, और फिर इसे याद आया कि आज इसने सफ़ी के यहाँ जाना था। इसकी माँ ने ख़ुसूसी इनवाइट किया था, और ये बात इसके नेचर का हिस्सा थी कि वो कभी किसी का इनकार नहीं कर सकती थी। एक नरम दिल लड़की पारस रंधावा सफ़ी की मॉम को भी इनकार नहीं कर सकी थी। वो अपनी जगह से उठी, जानती थी बाहर कोई नहीं होगा। तभी इसने विजया को उठाया और अपने साथ बाहर ले आई। मैं आपको मेडिसिन दे दूँगी, ये ज़्यादा पेन नहीं करेगा। ब्लैक कोट उतार कर एक तरफ रखकर इसने वाइट शर्ट के बाजू समेटे। ये मंजर ऐसा था जैसे ये आम मामूल की बातें हों, और इनकी ड्रेसिंग करके इनको मेडिसिन देकर अपने रूम में सुलाकर वो रूम लॉक कर चुकी थी। अब इसके आने तक वहाँ ना कोई आ सकता था, ना अंदर जा सकता था। तभी वो खुद तैयार होकर अपने मखसूस हुलिये में घर से बाहर आ गई थी। खुद को रिलैक्स करके वो पार्टी अटेंड करने लगी। हमेशा इसका अंदाज मध्यम और धीमा रहता था, जिससे अक्सर इसकी शख्सियत से लोग मुतासिर होकर इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देते, मगर इससे कभी कोई दोस्त नहीं बनाया था। जिस उम्र में दोस्त बनाया जाता, उस उम्र से वो अपनी माँ को बच्चों की तरह संभालती आई थी, तो वही इसकी दोस्त थी, और वही सब कुछ। बाप से ताल्लुक बिजनेस की हद तक था, और पार्टी से बिल्कुल ठीक वापस लौटी थी। बारिश के सबब ड्राइविंग में मुश्किल हुई थी, मगर इतनी नहीं कि वो दो जानों को मार दे और इसको पता भी ना चले। और वो ट्रक कहाँ गया? इतने सवाल थे इसके दिल में, मगर जवाब एक भी मैसर नहीं था। और ये भी जानती थी, न्यूज़ और सब कुछ जानकर भी इसका बाप इसके लिए कुछ नहीं करेगा। एक बेहिसी सी थी इसके और इनके रिश्ते में। सलाखों पर पड़ने वाली टिक टिक पर इसने अपनी आंखों को खोला। वही सुर्ख डोरे लिए आंखें ज़ियान को अब तक देख रही थी। ज़ियान ज़ियान ने नाश्ते को जूं का दो देखा, गुस्सा सा आया। तो पारस रंधावा की शयान शान नहीं ये नाश्ता? इसने सवाली नज़रों से देखा। पारस ने कोई जवाब नहीं दिया। ये जो बिला वजह बेतुका एटीट्यूड है, तुम्हें सारी उम्र इन्हीं सलाखों के पीछे सड़ा सकता है। वो ज़ोर से सलाखों पर डंडा मारता बोला।
बेइज्जती का एहसास इसके अंदाज से शदीद हुआ था। पारस ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया तो इसने कांस्टेबल के हाथ से चाबी लेकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। पारस के वजूद में जुम्बिश भी नहीं हुई। वो इसे उन्हीं नज़रों से देख रही थी जो ज़ियान को भड़का रही थी। ज़ियान ने जड़ी छड़ी इसकी ठोड़ी पर रखी। खाओ इसे, इसने हुक्म दिया। आंखों में सर्द मेहरी थी। पारस ने एक नज़र पराठों की जानिब देखा और फिर इसको देखा। मैंने नहीं कहा था मुझे खाने हैं, वो बोली, मगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें खाने हैं। तुम इस वक्त कैदी हो मेरी, और जो मैं कहूँगा सिर्फ वो करोगी। वो इसको चिताता इसके सामने पाँव के बल बैठा। पारस ने इसकी आंखों में जिद सी देखी, मगर इसने कभी किसी से जिद लगाई नहीं थी। वो जो भी समझ रहा था अपने आप समझ रहा था। ये भी हकीकत थी कि इसने ऐसा नाश्ता भी कभी नहीं किया था। कोई बना कर देने वाला जो नहीं था। इनके घर में किसी भी मेड का रुकना इसका मतलब इसके बाप के गुस्से को मज़ीद हवा देना था। तभी इसने सारे मेल वर्कर्स रखे हुए थे। इसने गहरी सांस भरी और लुकमा तोड़कर खाने लगी। सामने बैठे पुलिस ऑफिसर और बाहर खड़ी कांस्टेबल दोनों में से किसी को भी यकीन नहीं था एक अमीरजादी जो कि इन सलाखों के पीछे 2 लोगों का कत्ल करके आई थी, वो बिना किसी जिद के इसकी बात मान लेगी। आह, ड्रामा, बड़े लोग बड़े ड्रामे। ज़ियान ने सर झटकता उठता। पारस ने इसकी जानिब नहीं देखा था। ज़िया ने इसको तरफ घूर कर देखा और सेल से बाहर निकल आया। सामने से असद मिर्ज़ा जो कि इस वक्त का नामूर वकील था, इसको आते देख ज़ियान एक पल को खटका था, अपनी जगह पर जाकर बैठा, जबकि पारस की भी निगाह उस पर गई और इसके हाथ से लुकमा छूट गया। आंखों में तशक्कुर भरे आंसू आसमाए। ये पारस रंधावा के बेल पेपर्स। वो पल में अपने कपड़े झाड़ती उठी थी। कोर्ट में कल सबमिट कराना। ज़ियान ने पेपर्स को लापरवाही से इसकी जानिब कर दिया। ये रहा परमिशन लेटर। इसने मुस्कुराकर वो इसके सामने रखा। ज़ियान चौंक गया। असर सुराख का अंदाजा हुआ कि पारस रंधावा कोई आम चीज़ नहीं थी। इसने मुस्कुराकर सर हिलाया। ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोर्ट तक जाने की। असद मिर्ज़ा ने अपनी काबिलियत पर यकीन करते हुए ज़ियान पर जैसे तंज उछाला था। ज़ियान फिर से मुस्कुरा दिया। ज़रूर, अगर मेरे भाई को कुछ ना हुआ तो। इसने आंखों में चैलेंज लिए जैसे जिताया। असद ने संजीदगी से इसको देखा और पारस की तरफ मुड़ा। थैंक यू सर, वो बोली, आंखों में लातादाद आंसू भर आए। असद मुस्कुरा दिया। तुम्हारी वेल विशेष ने सुकून से रहने नहीं दिया मुझे, वो इसके सर पर हाथ रखकर बोला, जबकि पारस फीका सा मुस्कुराई थी। वह कैसे भूल गई थी एक अपने मोहसिन को, और जब इसका कसूर नहीं था तो क्या रब इसके लिए मदद नहीं भेजता। ज़ियान के लिए ये बात नाकाबिले हसम थी। तभी इसने टेबल बजाई और उंगली के इशारे से दोनों को बाहर निकल जाने का कहा। ये मिलन खाना नहीं है, पुलिस स्टेशन है मेरा। वो बोला तो पारस एक लम्हे भी साय किए बिना हर बाहर निकली थी, जबकि असद भी अपने पेपर्स उठाकर वहां से चला गया। वो घर पहुंची तो दौड़ती हुई कमरे की जानिब गई। 2 दिन से इसकी माँ इस कमरे में बंद थी। इसने अपनी पैंट की पॉकेट से चाबी निकाली और दरवाजे को खोला तो अंदर देखकर गहरी सांस भरकर रह गई। चेहरे पर शर्मिंदगी के बड़े वाज़ेह आसार थे। इसने मुश्किल खुद को संभाला और इनके नज़दीक आई, जो कि बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि आंखें बंद थीं। जैसे ही पारस ने इनका हाथ थामा तो इनकी आंखें नींवा हुईं। आ गई हो, वो बोली। पारस ने अपनी आंखों में उबल कर आते आंसुओं को पीछे धकेला और इनका हाथ चूमा। बहुत देर की है तुमने वापस आने में, वो नकाहत से बोली। तो पारस ने झुककर माँ की पेशानी चूम ली। सॉरी, दोबारा आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, इसने कहा और गहरी सांस भरी, जबकि इन्होंने ताबेदार बच्चों की तरह सर हिला दिया। आपको भूख लगी है ना, पारस से पूछा तो वह सर हिलाने लगी। पारस अपनी जगह से जल्दी से उठी। मुझे भी बाहर जाना है। इन्होंने जिद की तो वो इन्हें भी संभाल कर बाहर ले आई। 2 दिन से कुछ ना खाने की वजह से वो अपना सारा बोझ इस पर डाले हुए थी। पारस ने इन्हें डाइनिंग पर बिठाया और खुद इनके सामने कुक करने लगी, जबकि इनको कुछ फ्रूट्स भी दिए कि वो बेहतर महसूस करें। तुम मैली क्यों हो गई हो इतनी, कुछ खाकर। हिम्मत आने के बाद इन्होंने इसको गौर से देखा तो पारस को गुज़श्ता रात याद आई, जिसके बाद इसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो यहाँ से निकल पाएगी। इसने गहरी सांस भरी। अंदर से एक आवाज़ जो हमेशा से उठती थी, बी अ स्ट्रॉन्ग वीमन। इसकी आवाज़ ने इसे हमेशा की तरह सहारा दिया और वो मुस्कुराई। बिजी थी इसीलिए अपना ध्यान नहीं रहा, बट अब फ्रेश हो जाती हूँ। आप ये खाएं, मैं तब तक फ्रेश होकर आ रही हूँ, वो बोली। मगर वो आ जाएगा तुम्हारे पीछे से मुझे मारने, वो परेशानी से उसका हाथ जकड़ती खौफ ज़दा सी बोली। पारस ने इनको सीने से लगा लिया। कोई नहीं आएगा यहाँ,
वो इनको तसल्ली दे रही थी, जबकि ज़हनी तौर पर इतना थक चुकी थी कि शायद वो इन्हें बेहतर तसल्ली नहीं दे पा रही थी। मगर जैसे तैसे करके इसने इनके कहने पर लाउंज के दरवाजे बंद कर दिए और सारी खिड़कियां बंद करके वो खुद फ्रेश होने चली गई। शम्स रंधावा शान से चेयर पर बैठे झूल रहे थे, जबकि इनके चेहरे पर स्मार्ट तासुरात थे, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो यहाँ किसी को कोई भी अहमियत नहीं देने वाला। वहाँ मौजूद दूर कर पारस के दोबारा लौट आने के इंतज़ार में थे, क्योंकि यहाँ सब जानते थे जब तक शम्स रंधावा यहाँ मौजूद रहेंगे तब तक इन सब की जान सूली पर रहेगी। वह किसी को काम नहीं करने दे रहा था। अलबत्ता ऑफिस जो कि पहले से ही ठीक था, इसको दोबारा से तरतीब देने के ऑर्डर्स दे दिए थे और वहाँ मौजूद सब वर्कर्स, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, वो सब ऑफिस की साफ सफाई में लगे हुए थे, जो पहले से ही चमक रहा था, क्योंकि पारस की नफीस तबीयत से सब वाकिफ थे। सब हट हराम हो और तुम सबको हट हराम उसने बनाया है जो खुद अब जेल में सड़ेगी। ज़रूरी नहीं डैड आप सोचें वैसा ही हो। अपनी पुष्ट पर से आती आवाज़ पर इन्होंने एकदम चेयर घुमाई। वाइट ड्रेस में वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए इनके पीछे वो दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ी थी। सफ़ी और आलियान झटके से मुड़े और बेयकीन नज़रों से पारस को देखने लगे, जबकि यही हाल शम्स रंधावा का भी था। पारस के सफ़ेद शूज़ की टिक टिक ऑफिस की खामोश फिजा में गूंजती। इसने सब की जानिब देखे। इज़ एवरीथिंग ओके? इसकी सवालिया नज़रें सब पर उठी तो जैसे सब होश में आए। बैक टू योर वर्क, इसने ऑर्डर्स दिए और सब शुक्र का कलमा पढ़ते अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए, जबकि शम्स रंधावा दनाते हुए इसके पीछे गए थे, जो कि अपने कमरे में आ गई थी। सेकंड फ्लोर पर इसका ऑफिस था, जिसकी दर दीवार शीशे की थी, जहाँ से नीचे हॉल नजर मंजर जहाँ इसके वर्कर्स काम करते थे साफ दिखाई देता था, जबकि नीचे वाले भी ऊपर साफ देख सकते थे। सफ़ी और आलियान भी इन दोनों के पीछे गए। तुमने मेरी नाक कटवा दी। शम्स रंधावा ने गुस्से से इनकी जानिब देखा, जो एक फाइल्स पर उठाकर देख रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, वो बोली और फाइल रख दी और अपने भड़कते बाप को देखा। सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए हैं। वो चिल्लाए, दोबारा मिल जाएंगे। वो इनके नज़दीक आ गई। तुम पागल हो, कैसे मिलेंगे? रोड पर आओगी, तुम भीख मांगती फिरोगी। वो इसको दूर झटकते बोले, मुझे परवाह नहीं। इसकी मुस्कुराहट पर जैसे इनका तन बदन जल उठा और इससे पहले वो पारस पर पहली बार हाथ उठाते, पारस ने इनका हाथ पकड़ लिया। इनकी आंखों में देखने लगी। कितने पैसे चाहिए आपको जो आप इतना भड़क रहे हैं? इससे मिलाकर इनकी मर्जी का सवाल कर ही लिया। शम्स रंधावा ने चौंक कर इसको देखा। 10 करोड़, वो वाज़िया लफ्ज़ों में बोले। पारस ने अकाउंट को नंबर मिलाया और इसे ऑर्डर दिया कि वो 10 करोड़ की रकम शम्स रंधावा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे और मोबाइल रख दिया। अब वो इन्हें जाने देख रही थी, जिनके माथे के तेवरियों में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो सर झटक कर जाने लगे कि पारस ने इनका शाना पकड़ा और इनके सीने से लग गई। गहरी गहरी सांसें भरने लगी, मगर कुछ बोल नहीं सकी थी। जबकि दूसरी तरफ शम्स रंधावा साकत खड़े थे। सफ़ी और आलियान भी बुत बने खड़े थे। कुछ देर बाद वो हटी और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, जबकि इन्होंने नखुवत से इससे मुंह फेरा और वहां से निकलते चले गए। ये तुमने क्या किया है? तुम्हारे जेल में जाने से कंपनी को कितना लॉस हुआ है ये जानती भी हो तुम, और अब तुम 10 करोड़ रुपए निकाल कर इनको थमा चुकी हो। कम से कम हमारा ये इन मेहनती लोगों का ही ख्याल कर लेती तुम। सफ़ी इस पर गुस्सा करने लगा, जबकि आलियान भी इसी हक में था। मैं जानती हूँ, मैं इस कंपनी की CEO हूँ। पारस को इनका इस तरह चीखना सख्त बुरा लगा था, तभी वो कह गई, जबकि सफ़ी ने पारस की जानिब देखा और आलियान आगे बढ़ा। तुम बाहर कैसे आई? बेल पर, पारस ने बिना लपकी लपकी बताया। किसने कराई? आलियान बोला तो पारस ने इसकी जानिब देखा। तुमने क्यों नहीं कराई? तुम दोनों के मेरे इतने करीब होने का क्या फ़ायदा हुआ? वो बोली, जबकि दोनों को ही इसका तेवर बिगड़े हुए लगे थे। हम कोशिश कर रहे थे। आलियान को शर्मिंदा सा हुआ। पारस कुछ नहीं बोली, जबकि सफ़ी इसके पास आया और आलियान को बाहर जाने का इशारा किया। आलियान मुस्कुरा कर बाहर निकल गया, क्योंकि वो जानता था अब सफ़ी इसको कायल कर लेगा। सफ़ी ने उसके हाथ से फाइल ली और एक तरफ रख दी। पारस ने इसकी जानिब देखा। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। तुम्हें गुस्सा है मुझ पर? वो इसके गाल पर हाथ रखकर नरमी से बोला, जबकि पारस कसमसाकर इससे दूर हुई। हाँ, मैं गुस्सा हूँ तुमसे। तुम मुझसे इतने दूर तो नहीं थे कि मुझे इस अंधेरे में फेंक देते। तुम जानते हो ना, ये कदम मैंने नहीं किया। मेरे लिए तुम्हें कुछ तो करना चाहिए था। सफ़ी ने इसके शिकवे पर गहरी सांस भरी और इसकी आंखों की नमी को देखा। मैं सारे सबूत देख चुका हूँ। वो एक्सीडेंट तुम्हारी गाड़ी से ही हुआ है। सफ़ी ने इसे तहम्मुल से बताया।
सफ़ी, बिलीव मी, प्लीज़ बिलीव मी, मैंने नहीं मारा तुम्हें। तुम्हें लगता है मैं 2 औरतों को गाड़ी से उड़ा दूँगी और मुझे पता नहीं चलेगा? वो भड़की। मगर ऐसा हुआ है। सफ़ी की आंखों की नमी गालों पर फैलती देखकर गहरा सांस भर गया। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। कम से कम तुम तो मेरा यकीन कर सकते हो। इस रात वहाँ ट्रक भी था जिसकी वजह से मेरी गाड़ी भी घूमी थी और मैंने इसको कंट्रोल किया। पारस रंधावा, मुझे लग रहा है तुम्हारे बाप और माँ की तरह तुम भी पागल हो चुकी हो। वहाँ कोई ट्रक नहीं था। अगर नहीं यकीन आता तो ये देखो, ये रही उस रात की सीसीटीवी फुटेज। सफ़ी ने गुस्से से बोला कि वो इतना बड़ा नुकसान करके मानने के लिए तैयार नहीं थी। पारस ने इसके हाथ से मोबाइल छीना और देखने लगी जहाँ तेज़ बारिश में सिर्फ इसकी गाड़ी थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। अलबत्ता 2 औरतें चेहरा छुपाए इसकी गाड़ी के आगे से गुजरने लगी और तभी पारस की गाड़ी की स्पीड तेज़ हुई और इन दोनों को हवा में मोकल कर गई। पारस की आंखें हैरत से फटी थी जबकि सफ़ी ने इससे मोबाइल छीन लिया। पारस का दिल डूब सा गया था। सफ़ी इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। क्या वाकई ये सब मैंने किया है? इसके दिल की धड़कनें मध्यम पड़ने लगी थी। इसने अपना सर थाम लिया। सफ़ेद लिबास में वो बेपनाह खूबसूरत तो लग रही थी, मगर अब उसके उदास चेहरे और आंखों की सुर्खी ने एक पल को सफ़ी को खटका दिया था। तुम परेशान मत हो, आगे जो भी होगा मैं इसे हैंडल कर लूँगा, मगर मेरे ख्याल से अब तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। हुकूमत के मुंह में पैसा ठोंस कर ये केस मैं चलने ही नहीं दूंगा ज़्यादा अरसे। सफ़ी इसके गाल पर एक बार फिर से हाथ रखता बोला था, जिसे पारस ने थाम लिया। सफ़ी, मुझे जेल नहीं जाना। वो रो दी। खौफ ने इसको जकड़ लिया था और सफ़ी ने इसके आंसू साफ करते इसको तसल्ली दी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जेल। मैं जानता हूँ पारस रंधावा, अंधेरे से डरती है। वो हल्का सा मुस्कुराया जबकि पारस ने इसके हाथ पर के सख्त तक तर कर ली, जैसे इसे किसी इसकी बात पर यकीन न हो। अब तुम जाओ घर, मैं सब संभाल लूंगा, ओके? सफ़ी प्यार से बोला तो पारस ने सर हिलाया और वहां से उठी। दरवाजे तक पहुंचकर इससे नम नजरों से सफ़ी को पलट कर देखा, जिसने आंखों के इशारे से जताया था कि मैं हूं तुम्हारे साथ। और पारस की आंखों से आंसू बह निकले। 2 लोगों को मारकर वो इतना बोझ सीने पर धरे आखिर कैसे जी सकती थी? मगर अब भी इसका ज़मीन अपना आप इसे कह रहा था कि ये सब इससे नहीं हुआ था। इसे क्यों नहीं पता चला कि इसकी गाड़ी के आगे 2 लोग आ गए थे? वो हारे हुए कदमों से अपनी गाड़ी में बैठी और स्टीयरिंग पर सर रखकर रो दी थी। गाड़ी में इसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी जबकि पारस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आगे इसे क्या करना चाहिए? इसे होश आ गया था। ज़ियान एकदम इसकी जानिब बढ़ा और इसका चेहरा हाथों में थाम लिया। अजमीर, ज़ियान ने तड़प कर इसको पुकारा। अजमीर ने ज़ियान का हाथ सख्ती से जकड़ा। इसके चेहरे पर जितनी शक्ति थी, इतनी ही शक्ति इसके हाथ की गिरफ्त में थी। वो लड़की कहाँ है? इससे सरसराते लहजे में पूछा। ज़ियान ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। वो समझ गया था और मगर फिर भी इससे सवाल किया, कौन लड़की? अजमीर ने दांत भेज कर इसकी जानिब देखा। भाई, वो लड़की कहाँ है? वो चिल्लाया। अजमीर, रिलैक्स, वो जेल में है। ये नहीं, वो फिर चीखा। इसकी बेल हो गई है, ज़िया ने बताया और अजमीर उठकर बैठ गया। इसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था, आंखों में गोया खून सा उतर आया था। क्यों है वो बेल पर? उसे किसने बाहर निकाला? इसने मेरी मोहब्बत को मार दिया। किसने निकलवाया इसे बाहर? वो धाड़ा जबकि ज़ियान ने इसको थामा। यार मेरी बात सुन। नहीं, उसने ज़ियान को धक्का दिया और एकदम गोया चक्करा सा गया। जिस तरह की इसको बीमारी थी वो इस किस्म का रवैया अफोर्ड नहीं कर सकता था, जबकि ज़ियान इसकी वजह से शदीद परेशान हुआ था। डॉक्टर के पास दौड़ा और डॉक्टर्स को पुकारने लगा जबकि अजमेर ने अपना सर थाम लिया और इसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी थीं। डॉक्टर अंदर दाखिल हुए, ज़ियान को जबकि बाहर निकाल दिया। इनको फ़ौरन इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर के अल्फाज सुनकर वो बाहर आ गया जबकि उसने अपनी पेशानी पर आए पसीने को साफ किया और भड़क कर पारस रंधावा को सोचा था, मगर इससे ज़्यादा अजमेर की फ़िक्र हुई थी। सफ़ी को घर में आते देख वही एकदम इसकी जानी पड़ी। अब तो दिल में धड़का सा बैठ गया था कि किसी भी वक्त दोबारा पुलिस आकर इसको वहाँ से ले जाएगी और फिर इसकी माँ का क्या होगा? बस यही तो फिक्र थी इसे, सबसे ज़्यादा अपनी जान से भी ज़्यादा। कल तुम्हारी हेयरिंग है, मैंने असद से बात की है, इस केस को हम बंद करवाएंगे। मैंने काफ़ी सोर्सेस इस्तेमाल किए हैं। कल तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। सफ़ी इसको आंखों में भरता बोला क्योंकि वो परेशान परेशान सी लग ही इतनी प्यारी रही थी। पारस ने सर हिला दिया मगर इसका चेहरा बता रहा था कि परेशानी ख़त्म नहीं हुई। ये क्यों आया है यहाँ? अचानक मोम की आवाज़ पर पारस सफ़ी से दूर हुई जो इसकी कमर में हाथ डालना चाह रहा था। वह सख्त नज़रों से सफ़ी को देख रही थी। मोम, सफ़ी है। पारस ने जैसे इनको याद दिलाया कि वो ऐसे ना कहें। जानती हूँ ये कौन है, मगर ये यहाँ क्यों आया है? वो भड़की। मॉम प्लीज़, पारस बोली, इससे कहो दफ़ा हो जाए यहाँ से।
झूठा, मक्कार, चालबाज है ये, वो गुस्से से चिल्लाई, जबकि सफ़ी के हाथ की गिरफ्त पारस के हाथ पर इंतहा से ज़्यादा सख्त हो गई कि पारस को तकलीफ सी हुई। प्लीज़ सफ़ी, डोंट माइंड, पारस बोली। पागल है ये औरत, वो फंकारा। सफ़ी, मेरी मॉम है, प्लीज़, पारस बोली, जबकि सफ़ी ने इसका हाथ झटका। जा यहाँ से, वो फिर से बोली, तो सफ़ी ने बाहर की तरफ कदम बढ़े। पारस भी इसके पीछे जाती कि मॉम ने इसका हाथ जकड़ लिया। जाने दे इसको पारस, ये शैतान है, शैतान, ये बस तुझे बर्बाद करना चाहता है। वो पारस को सीने में जकड़ती बच्चों की तरह जिद करती बोली। पारस जबकि बाहर जाते सफ़ी को देख रही थी। मॉम प्लीज़, पारस इनसे दूर हुई। आप नहीं जानती मेरी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, एक वो ही तो है जो मेरी मदद कर रहा है और आप। वो रुक गई, वो अपने कमरे में चली गई। जब तुझे पता चलेगा तो रोना मत, वो भी गुस्से में बोल गई, जबकि पारस ने सर झटका और सफ़ी को कॉल मिलाई। अचानक उसकी आंख खुली थी। सर में होने वाले शदीद दर्द से इसने झटके से दूसरी तरफ देखा, जहां ज़ियान सोफे पर लेटा हुआ था। इस लड़की की बेल हो गई, इसके कानों में अल्फाज गूंज रहे थे। वो उठा, सर का दर्द और भी बढ़ गया था। क्या वो ज़मीन पर कदम भी नहीं रख सका, जबकि ज़ियान को पुकारना चाहता था, मगर बोलने की हिम्मत तक नहीं हुई। सिर्फ नज़र से वो इस चेहरे को याद करना चाह रहा था जो कि इसकी मोहब्बत का मुजरिम था, मगर याद करने से भी इसे याद नहीं आ रहा था। अजमेर, अचानक नरम बुखार पर इसने झटके से सर उठाया। हूर को सामने देखकर वो यकदम इसकी जानिब बढ़ता कि वो खुद इसकी तरफ आने लगी, तो वो वहीं रुक गया। हूर, उसने पुकारा, बेताब पुकार थी। हूर मुस्कुरा कर उसके पास बैठ गई। इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? वो हमेशा की तरह मुस्कुराहट दबाए इससे शिकवा करने लगी। हूर, तुम ठीक हो? तुम जिंदा हो? वो बेताबी से इसका हाथ पकड़ चुका था। मैं बहुत खुश हूँ, देखो, दुनिया की तलखियों से निकल आई हूँ, मगर तुम ठीक नहीं हो। देखो, तुम्हारे सर में भी दर्द है ना? वो पूछने लगी, अपने नाजुक हाथों से इसके सर को दबाने लगी। अजमी ने सर हिला दिया। मैं चाहती हूँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, वो बोली। मैं ठीक हो जाऊँगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना अब। अजमी ने इसका हाथ थामा। सिर्फ नज़रों में मज़ीद सुर्खी फैल गई। वो बेचैन दिख रहा था और खिलखिला दी। मैंने कहाँ जाना है? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, बस तुम मुझे ढूंढ लो, वो भी बोली और उठी। मत जाओ हूर, अजमी ने इसको पुकारना चाहा, जबकि हूर दूर जाने लगी। हूर, हूर बात सुनो, वो चिल्लाया जबकि वो दूर जा रही थी। हूर, एक बार फिर चिल्लाया जबकि उसने पूरा बेड हिला दिया था। मशीनों में जकड़ा इसका वजूद बेकाबू था। इस चीखों पुकार पर ज़ियान की आंख खुल गई। अजमेर, वो पल में इसके पास था। भाई, इसको रोको, भाई, वो जा रही है। वो बच्चियों की तरह रोने लगा, जबकि ज़ियान ने इसको खुद में भींच लिया। इसे ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करनी थी। अजमेर की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने आपको पहले भी कहा, मिस्टर ज़ियान, आपके भाई का ऑपरेट होगा तो इनके ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। आपको कोशिश करें कि पेमेंट जल्द अज जल्द इकट्ठी कर लें, तो ऑपरेशन जितनी जल्दी होगा उतना बेहतर है, वरना एक रास्ते से कई रास्ते खुल जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, जबकि ज़ियान ने पेशानी मसली और उनके पास से उठ गया। बाहर निकलते ही इसने सिकंदर को कॉल की थी। आज हेयरिंग भी थी केस की, तभी इसे कोर्ट में भी पहुंचना था। सिकंदर ने कॉल पे की तो इसने इसे फ़ौरन अपने पास आने को कहा और अजमेर के पास आ गया, जो चेहरा मोड़े लेटा हुआ था। ठीक हो? ज़ियान ने इसके शाने पर हाथ रखा। आपने क्यों निकलने दिया उस लड़की को? वो भड़क कर उसका हाथ हटाता बोला। बच्चों वाली बातें ना करो अजमेर, तुम जानते हो वो कितना असर व शौक रखती है लड़की। इसका निकल जाना बिल्कुल मायूब नहीं है। ज़िया ने इसको समझाना चाहा। मेरी हूर की जान चली गई इसकी वजह से, और आप कह रहे हैं कि इसका निकलना मायूब नहीं, तो आखिर मायूब होता क्या है भाई? वो चिल्लाया। ज़िया ने गहरी सांस ली। मेरी बात सुनो, तुम थोड़ा वेट करो, मुझे कुछ करने दो। कुछ नहीं कर सकते आप, जो भी करना है मैं खुद ही कर लूँगा, बस मुझे ठीक होना है, आप मेरा ऑपरेट कराएं, वो सीधी लहजे में बोला, जबकि ज़ियान इसको देखता रह गया। मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँ, वह मुस्कुरा कर बोला, जबकि अजमीर ने भाई की तरफ देखा, जैसे इसे याद आ गया इनके हालात कोई भी बहुत अच्छे नहीं थे कि वो ज़िद करता और वो दूसरी जानिब इसका ऑपरेशन करवा देता। मेरे पास पैसे हैं, वो बोला, जबकि ज़ियान चौंक गया, इसकी तरफ हैरत से देखने लगा। कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? वो घूर कर इससे सवाल करने लगा। है मेरे पास, मेरे रूम में, मेरे कबर्ड में, इसने जैसे चिढ़ कर कहा। ज़ियान इसको देखता रह गया। जाएं प्लीज़, वो एकदम चीखा तो ज़ियान होश में आया और जाने के बजाय इसके नज़दीक आ गया।
काम डाउन, तुम्हारी सेहत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर तुम इस तरह बिहेव करोगे तो मेरी परेशानी में इजाफा होगा, जबकि तुम जानते हो हमारी माँ भी परेशान है तुम्हारे लिए। ज़ियान था मुझसे सिताने लगा, जबकि वो सिर्फ नज़र से ज़ियान को देख रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी हूर की कातला बाहर फिर रही है। बताएं, आप किसी से मोहब्बत करें और वो मर जाए तो आप फिर भी तमीज़ के दायरे में रहेंगे? वो बोला और सवालिया नज़रों से इसको देखने लगा। ज़ियान खामोशी से उठ गया। मुझे भी बताओ, पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वो सिचुएशन शशोपंज में था और जानना चाहता, ज़रूरी समझा। चोरी की थी मैंने, डाका डाला था, बस वहाँ से मिल गए। प्लीज़ मुझसे मज़ीद सवाल मत करें। वो अपना सर थामता भड़क रहा था। और कौन सा ऐसा अमल था जिसमें वो भड़कता नहीं था? ज़ियान चंद लम्हे इसको हैरानगी से देखता रहा और फिर इसकी तबीयत का एहसास करके बाहर निकल आया। 3 दिन से इसने घर की अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी थी। वो जैसे ही बाहर निकला, सिकंदर भी इसकी तरफ आ रहा था। इसने सिकंदर का हाथ पकड़ लिया। वो नहीं चाहता था अजमेर के पास कोई और भी जाए और इसके गुस्से का शिकार हो। तभी इसका आहिस्दगी से हाथ थाम कर बाहर आ गया। क्या हुआ? सिकंदर ने सवाल किया। वो नॉर्मल नहीं है, उसके पास मत जाओ, उसने कहा तो सिकंदर ने गहरी सांस खींची। मैं इसका इलाज करना चाहता हूँ, मेरा मतलब ऑपरेशन। डॉक्टर ने कहा है रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। वो बोला तो सिकंदर ने खुशी से इसको देगा। ये तो फिर अच्छी बात है। सिकंदर मुस्कुराया। पैसे कहाँ से आएंगे? ज़ियान फीका सा हंसकर इसकी जानिब देखने लगा, जबकि सिकंदर का भी मुंह उतर सा गया था। इसकी तनख्वाह तो पूरी ही तकरीबन अजमेर के इलाज पर लगती थी, तभी इनके हालात नहीं सुधर पाते थे। ज़ियान ने इसके लिए और अपने लिए चाय ली और एक कप इसके हाथ में देकर दूसरे से खुद पीने लगा। यार अब क्या करोगे? सिकंदर ने सवाल किया। मौसम में गर्मी हद से ज़्यादा थी, जबकि परेशानी ने और गर्मी लगाती थी, मगर चाय वो शय है जो आपके इस गर्मी के माहौल में भी आसाब पर सुकून कर देती है। तभी वो दोनों चाय से लुत्फ ले रहे थे। वो कहता है उसके पास पैसे हैं। क्या अजमेर के पास पैसे कहाँ से आए? सिकंदर ने कप साइड पर रखा। कभी वो कमाने के लिए निकला नहीं था, हालांकि इसके पास बिजनेस फाइनेंस की डिग्री थी, फिर भी इसने आवारागर्दी में वक्त गुजारा और फिर इस बीमारी की लपेट में आ गया। कहता है चोरी किए हैं। ज़ियान ने बताया तो दोनों हंस दिए। एक ही घर में चोर पुलिस, ये भी अच्छा है। सिकंदर हंसा तो ज़ियान ने इसकी कमर में मुक्का जड़ा। कुछ तबीयत का बोझपन दूर हुआ था। घर आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो बोला तो ज़ियान ने इसकी तरफ गौर से देखा। वो जानता था सब में कौन शामिल है, मगर फ़िलहाल वक्त नहीं था इसके पास। तभी वो चाय के आखिरी सिप भरकर अपनी जगह से उठा। इस लड़की ने आज कोर्ट में आना है और मैं जानता हूँ उसका वकील और उसका पैसा आज ही क्लियर कर देगा, मगर अजमीर को पता नहीं कौन संभालेगा। ज़ियान ने सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा, तुम संभालोगे और तुम्हारे अलावा शायद इस दुनिया में इसको संभालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ होगा। सिकंदर ने इसको तसल्ली दी तो ज़ियान हंस दिया और सिकंदर को यहीं रोकने का कहकर वो खुद वहाँ से निकल गया, क्योंकि इससे कोर्ट भी जाना था। पारस काफ़ी डरी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था इसके साथ क्या होगा, जबकि असद ने इसे तसल्ली दी थी कि वो फिक्र ना करे, वो सब हैंडल कर लेगा। मगर जो भी कुछ था, 2 लोगों की जाने गई थी और सबूत सारे इसके खिलाफ थे, तो वो कैसे सुख का सांस लेती और निढाल सी हो गई थी। फिर सफ़ी भी नाराज नाराज सा था, मगर इसको लेने आया था, जबकि वो तैयार होकर आज पजामा शर्ट में गमज़दा सी और भी अट्रैक्टिव और दिलकश लग रही थी। किसी की भी तवज्जो इस पर ना चाहते हुए भी चली जाए और वो अपने अंदर ऐसी कशिश समेटे हुए थी, मगर खुद से भी लापरवाह थी। पारस अपने रूम से निकली तो मोम को बाहर ही खड़े पाया। आप? इसने सवाली नजर से मोम को देखा। क्यों जा रही है पारस इसके साथ? वो गुस्से में लगी। मोम प्लीज़, आप अभी कुछ नहीं जानती और आपकी तबीयत की वजह से मैं कुछ बता भी नहीं सकती, सो प्लीज़ आप रिलैक्स रहें। इसने इनके शाने पर हाथ रखा, जिसे इन्होंने झटक दिया। मैं तुझे मना कर रही हूँ पारस, इस आदमी से सिर्फ तुझे नुकसान मिलेगा। और शदीद गुस्से के बायस रोने लगी, जबकि पारस हैरान रह गई। मॉम रिलैक्स, कुछ नहीं होता, वो इतने अरसे से मेरे साथ है। आप क्यों ऐसा समझती हैं? हर दुख दर्द में मेरे साथ खड़ा रहता है, फिर भी आप उसे इतना बुरा भला कहती हैं? पारस आजिज़ आकर बोली, तू नहीं जानती इस दुनिया को, बस जो तेरे साथ अच्छा बन जाए तो इसकी ही हो जाती है। पारस अकल पकड़, यह आदमी बिल्कुल तेरे बाप जैसा है, इसकी आंखों में सिर्फ हवस है और कुछ नहीं। वो बोली तो पारस उन्हें हैरत से देखने लगी। आप ज़्यादा मत सोचें, वो आ गया है, मुझे ज़रूरी काम से इसके साथ जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी और घर को लॉक लगा कर जा रही हूँ, मेरे पीछे से कोई नहीं आएगा। पारस ने उनकी पेशानी पर प्यार किया और उनको छोड़कर वहाँ से चली गई। बाहर निकली तो सफ़ी ने
اس کو آئی ब्रोज खा कर देखा। ये तुम कोर्ट जाने के लिए खसूसी हसीन तैयार हुई हो, ये वैसे ही गमज़दा होकर ज़्यादा हसीन लगती हो। वो आँख दबाता बोला तो पारस फीका सा हंसती। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे खफा नहीं हो, पारस ने कहा जबकि सफ़ी ने बेसाख्ता इसका हाथ पकड़ लिया। देखो पारस, मैं नहीं जानता तुम्हारी मॉम को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मगर तुम बेहतर जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ। और जो भी हालात चल रहे हैं इसमें मुझे लगता है कि तुम्हें और मुझे शादी कर लेनी चाहिए। पारस पर जैसे इसने अचानक बड़े इत्मीनान से बम फोड़ा था। पारस हैरानगी से इसको देखने लगी। इससे तो तुम भी सिक्योर हो जाओगी और मुझे मेरी मोहब्बत भी मिल जाएगी। वो मुस्कुराया, पारस के हाथ को अंगूठे की मदद से सहलाया। पारस जैसे बेहिस्सो हरकत सी रह गई थी, गोया वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सफ़ी को जवाब क्या दे। तभी इसने आहिस्तगी से इसके हाथ से हाथ खींच लिया। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? सफ़ी ने ज़रा घूर कर देखा, मगर घूरी पारस नहीं देख सकी। मैंने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझा है, पारस ने हकीकत बयान की, और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी मोहब्बत। सफ़ी ड्राइव करते हुए इसकी जानिब देख कर बोला। न जाने पारस को इसका लहजा जज्बों से आरी क्यों लगा। पारस, क्यों इतना सोच रही हो? क्या मेरे अलावा किसी को पसंद करती हो? सफ़ी ने इसके हाथ पर सख्त पकड़ सख्त की। पारस ने नोट किया था, तभी इसके हाथ से हाथ खींच लिया। नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मैंने देख लिया है, मोहब्बत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो गाड़ी के खिड़की से बाहर गुजरते तेजी से भागते रास्तों को देखने लगी। चलो फिर अपनी तरफ से अरेंज मैरिज कर लो। सफ़ी लापरवाही से हंसा, जबकि पारस भी फीका सा हंसती। तुम सोचना ज़रूर, तुम्हारी माँ ये बाप के पास मैं रिश्ता वगैरह नहीं भेजूंगा। मुझे तुम्हारा इकरार चाहिए बस। सफ़ी ने ज़बरदस्ती की। ओके, मैं सोचूंगी। पारस ने जान छुड़ाई और सफ़ी मुस्कुरा दिया, जबकि पारस फिर से बाहर देखने लगी। सफ़ी ने एक नज़र इसके चेहरे को फिर से देखा, जिसकी खूबसूरती की जैसे मिसाल कहीं नहीं थी, और एकदम वो मुस्कुरा कर अपना रुख फेर गया था। इसने कभी सोचा नहीं था अपनी ज़िंदगी में कोर्ट की भी सूरत देखेगी। वो डरी सहमी खड़ी थी, जबकि ज़ियान को एक नज़र देखकर इसने अपनी निगाहों ही फेर ली थी, जो एक तरफ खड़ा पुलिस यूनिफॉर्म में इससे ऐसी नज़रों से घूर रहा था कि पारस मज़ीद कन्फ्यूज हो जाती जा रही थी। दोनों तरफ से वकील ने केस की सुनवाई शुरू की और पारस के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। हालांकि वो जानती थी असद जीत जाएगा, मगर बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि यहाँ अगर वो सरखुरू हो गई तो आगे का क्या जवाब देगी। इसकी आंखें भीग गईं। इसने बार बार सोचा, मगर इतना सोचने पर भी इससे बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं आया कि इसकी गाड़ी ने 2 लोगों का कत्ल किया था। फैसला इसके हक में जा रहा था। इसने एक बार फिर जोर नज़रों से ज़ियान को देखा, वो अब भी इसको घूर रहा था। तभी पारस ने सटपटा कर निगाह घुमा ली और केस असद जीत गया। यानी जो सोचती वैसा हो गया था। वो मुलजिम नहीं कहलाई थी, इसको बुरी कर दिया गया था, जबकि फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। कलम टूट गया था। दुनिया की अदालत में एक फैसला पैसों के रुतबे से जीत लिया गया था। दूसरी अदालत में इसका क्या फैसला हुआ था, ये तो वक्त के साथ ही पता चलना था। वो मुस्कुराते हुए सफ़ी के साथ बाहर निकली, सर झुका हुआ था। ज़ियान भी इनके करीब ही खड़ा था, जबकि सफ़ी इसके पास रुक गया। पारस ने एहतजाज करना चाहा, मगर सफ़ी ने इसके एहतजाज को खातिर में नहीं लाया। अक्सर पैसा जीत जाता है। सफ़ी मुस्कुराया, जबकि इसकी ये बात किसी और ने भी फ़ोन कान पर सुनी थी। ज़ियान ने सब्र का घूंट भरा और वहाँ से हट गया, जबकि सेल फोन भी ऑफ कर दिया। क्या जरूरत थी सफ़ी उनसे बात करने की? पारस बोली। यार बैठो तुम, सफ़ी ने चिढ़ कर कहा। हर चीज़ का अच्छा बुरा नहीं देखते। अब मुझे बताओ, आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करना है तुमने? सफ़ी गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। सफ़ी, ये कत्ल मैंने नहीं किया, वो भीगे लहजे में बोली, जबकि सफ़ी का कहका उपरा, जो कि पारस को तंज ही लगा। देखो, हर कातिल इसी तरह कहता है, कोई नई बात नहीं है। अब तुम ज़्यादा ना सोचो और बस मुझ पर ध्यान दो। क्या सोचा तुमने फिर? सफ़ी ने इसका हाथ पकड़कर इस पर अपने लब रखने चाहे कि पारस ने सटपटा कर हाथ खींचा। मैं तुम्हें कल बता दूंगी, वो बोली और खिड़की से बाहर देखने लगी। अभी क्यों नहीं? गंभीर सा लहजा इसके कान के बेहद करीब सुनाई दिया था, जबकि पारस को महसूस हुआ इसके कान क्लोन की खुशबू इसने खुद में जज़ब की है। वो मज़ीद दरवाजे से चिपक गई कि कितनी देर में घर पहुँचेंगे। पारस ने बात घुमाई। जितनी देर तुम चाहो। सफ़ी मुस्कुराया। नहीं, मोम अकेली है, मुझे उन्हें संभालना है, पारस बोली, जबकि मोम के नाम पर सफ़ी का मुंह बन गया और इसने सर हिलाकर इससे फासला बनाया। कुछ खाओगी? वो बोला। नहीं, बस घर जाना है, पारस ने बताया। तो सफ़ी ने फिर से सर हिलाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली।
कहने को आज इसके सर पर से एक इल्ज़ाम हट गया था, मगर सुकून इसे नहीं आ रहा था। अपने कमरे में वो देर खिड़की के पास खड़ी रही, चाँद को देखती रही। कितना दूर होता है चाँद हम लोगों से, फिर भी ऐसा लगता है देखकर मुस्कुरा उठता है चाँद। इसकी ज़िंदगी में हर गुजरते दिन के साथ मुस्कुराहटों में कमी आ रही थी। पारस रंधावा हर गुजरते दिन के साथ अकेली पड़ रही थी, और ये रही बात इसे तोड़ रही थी। इसने बिना खिड़की को बंद किए बिस्तर पर लेटने का सोचा, और अभी कुछ देर ही गुजरी थी, इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसके कमरे में कोई कूदा है। कौन है? बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, जबकि मजबूत कदमों की धमक करीब सुनाई दे रही थी। इसने घबरा कर लैंप खोलना चाहा, मगर किसी ने सख्त हाथ ने इसको इस अमल से बाज रखा और पारस का हाथ पकड़कर एकदम मुड़ा। आह! पारस करा उठी। वह चांद की मध्यम रोशनी में इस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। न जाने वो कौन था, यहाँ क्यों आया था और इसके साथ क्या करना चाहता था। पारस परेशान सी चिल्लाने के लिए मुंह खोलने लगी थी। वो दूसरे मजबूत हाथ ने इसका मुंह भी दबा दिया, जबकि इसे पीछे तकिए पर फेंक कर वो इसके नज़दीक आ गया। पारस की आंखें खौफ से फटी थी। कौन हो तुम? वो मुश्किल बोली, जबकि दूसरी तरफ हाथों में मजीद सख्ती दर आई। फिलहाल जो मैं तुझे कह रहा हूँ बस इतना कर। सख्त खारदार आवाज़ जिसमें कोई नरमी नहीं थी, लचक नहीं, कोई रायत नहीं, वो बोला, जबकि पारस ने इसकी गिरफ्त ढीली होते ही अपना इसका हाथ अपने होठों पर से हटाया। कौन हो तुम? वो एकदम चिल्लाई। हाँ, अंधेरा इतना नहीं था क्योंकि वो अंधेरे से डर जाती थी, मगर फिर भी पारस इसकी शक्ल नहीं देख पा रही थी क्योंकि इसने अपने चेहरे पर रुमाल भी बांधा हुआ था। पारस ने एकदम हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे से रुमाल हटाना चाहा, और वहीं इस शख्स का हाथ बेकाबू हुआ और पारस के मुंह पर पड़ा। पारस सुन सी रह गई। तेरी हिम्मत! वो चिल्लाया। पारस की आंखों से आंसू टूटा। क्या चाहते चाहते हो तुम? पारस रो दी। पैसा! वो एक लफ्ज़ में बात खत्म कर गया। पारस ने सांस खींची और जल्दी से अपनी चेक बुक उठा ली। कितना पैसा चाहिए? वो कांपते लहजे में बोली, जबकि इस शख्स ने इसके हाथ से वो चेक बुक खींची और उस पर अपनी मर्जी की रकम लिखकर इसने पारस पर वो बुक उछाल दी। साइन करो इस पर। सख्ती से इसका मुंह जकड़ कर वो बोला। तो पारस ने कांपते हाथों से इस चेक पर साइन किया, और वो शख्स जो कोई भी था वो चेक लेकर वहां से उठा खिड़की की तरफ जाने लगा। ऊंचे लंबे कद दो कामत के इस शख्स को पारस देख रही थी, और अचानक खिड़की के नज़दीक जाकर वो मुड़ा। पारस जैसे पीछे खिसक गई। इसकी आंखों में खून सा उतरा हुआ था। वो इस शख्स को बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर इससे इस वक्त इसे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। तुम्हारा हशर इबरत बनेगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, और अपने इस यार से कह देना कि इस पैसे का मरबा बनाकर इसी को खिला दूंगा, ये वो अपनी आंखों से देखेगा। उंगली उठाकर बोलता वो वहां से चला गया, जबकि पारस ने फौरन लैंप पर हाथ मारा और जल्दी से उठकर वो खिड़की से देखने लगी, मगर वहां तो दूर दूर तक कोई नहीं था। इसने पीछे मुड़कर देखा और फिर दोबारा गली में झांका, मगर तब भी वहां कोई नहीं था। ये क्या था जो अभी इसके साथ हुआ था? इसकी सांसें गोया आहिस्ता चलने लगी थी, और वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। सुबह इसको बहुत तेज बुखार था, मगर इसने किसी को कुछ नहीं बताया था। मोम को खाना वगैरह देकर वो ऑफिस आ गई। सफ़ी ने इसको आते देखा और दंदनाता हुआ इसके पास आया। 5 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट में से गायब हैं। कहाँ गए इतने पैसे? सफ़ी इसके मुंह पर पेपर्स फेंकता चिल्लाया। पारस का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। कहाँ गया? कंपनी का सारा पैसा? सीईओ समझती क्या हो खुद को? किसी भी भिखारी को दे दोगी अपने बाप जैसे? वो चिल्ला उठा। यहाँ सारे कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो गए हैं। कंपनी को इस वक्त अपने पैसे की ज़रूरत है, जबकि अकाउंट रफ्ता रफ्ता खाली हो रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारी कंपनी नहीं है पारस रंधावा। सवे के चलाने पर वो सुन खड़ी इसको देखती रही। मेरा भी पैसा लगा है इस पर, और इस डूबती कश्ती में से अपना ज़मीन निकाल लूँ तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम्हारी ये कंपनी। वो इसको धकेलता गुस्से से हटता वहां से चला गया, जबकि सारे वर्कर्स ने पारस रंधावा की बेइज्जती देखी थी। इसने इर्द गिर्द देखा। सबकी नजरों में इसके लिए रहम था, तरस था। वो लड़की बाप की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करती थी, और आज सफ़ी ने भी इसकी बेइज्जती कर दी थी। सबको ही सफ़ी की इस हरकत पर गुस्सा था, मगर वह सब क्या कर सकते थे? कुछ नहीं। पारस पेपर्स उठाने के लिए चुकी कि जल्दी से वर्कर्स आगे बढ़े और इससे झुकने से पहले ही पेपर्स उठा लिए। पारस ने मुस्कुरा कर सबको देखा। थैंक यू कहकर वो अपने ऑफिस में आ गई। आंखों में फैलती नमी को पीछे धकेलते वो अपनी चेयर पर बैठी।
क्या वो उसकी बात का यकीन करता कि रात इसके साथ क्या हुआ था? नहीं, वो कभी भी नहीं करता। तभी वो कुछ नहीं बोली थी। इसने फाइल उठाई और इसकी सेक्रेटरी इसको बताने लगी कि सफ़ी सर ने बमुश्किल रियाज लोधी को बुलाया है, जो कि इनके डूबे हुए शेयर्स भी खरीदना चाहते हैं और इनको प्रोजेक्ट्स भी देना चाहते हैं। पारस को खुशी हुई थी, तभी इसने इनसे मीटिंग पर हामी भर ली। मैम, वो बस आने वाले होंगे। सफ़ी सर कह रहे हैं आप खुद भी मैनेज हो जाएं। सेक्रेटरी बोली तो पारस ने सर हिलाया और तकरीबन 20 मिनट में वो रियाज लोधी के सामने थी, मगर इसके सामने बैठकर इसकी घटिया नज़रों ने पारस पर बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था ये आदमी इसको बिला वजह क्यों घूर रहा है। ओके मिस्टर सफ़ी और पारस जी, मैं आप लोगों के साथ काम करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो बोला, दांत निकाले। सफ़ी इत्मीनान से बैठा था। जी जी, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। क्यों पारस? सफ़ी ने जल्दी से कहा तो पारस ने सर हिलाया। आप जानती हैं पारस, ये बिजनेस की दुनिया है। यहाँ कुछ लो और दो का असूल है। अब आपकी ये डूबी हुई कंपनी तो मुझे कुछ नहीं देने वाली, तो मैं कह रहा था कि आप ज़रा खुल कर सोचें कि आप किस तरह मुझे खुश कर सकती हैं, तो आपकी कंपनी को और कितना फ़ायदा होगा इससे। वो मुस्कुरा कर बोले तो पारस ने सफ़ी को देखा। क्या मतलब? वो पूछने लगी। ज़रा सोचें, अब लफ्ज़ों में क्या बयान किया जाए, ये तो समझने की बात है। वो दांत निकालता बोला, जबकि सफ़ी ने सर हिला दिया। जी ज़रूर, हम इस बारे में सोचेंगे। सफ़ी मुस्कुराया। जी नहीं सफ़ी साहब, अमल करना है, सोचना वोचना क्या होता है। वो कहकर लगाकर बोला तो सफ़ी ने सर हिला दिया। पारस बुत बनी बैठी थी, जबकि रियाज वहाँ से चला गया। सफ़ी पारस की जानिब मुड़ा। उफ, मुबारक हो यार, बाल बाल बचे हैं। वो एक्साइटेड सा बोला था। पारस सफ़ी को देख रही थी। देखो पारस, ये बिजनेस है। अगर तुम एक कप चाय इसके साथ इसके घर में पी लोगी या रात का डिनर भी कर लोगी तो हमें हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हो। चटाक। पारस की जान जैसे कांप उठी थी। इसको कुछ समझ नहीं आया और इसने सफ़ी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुम मुझे बेचना चाहते हो? वो हैरतों की इंतहा गहराइयों में थी। मैं खुद को बेच कर कंपनी का फ़ायदा दूँ? वो सिसकी। तुम मुझे ऐसा समझते हो? वह हैरान थी। सफ़ी जब से इसको देख रहा था। मैं मर जाऊंगी मगर ये सब नहीं करूंगी। वो हिचकियाँ भरती बोली और वहाँ से बाहर निकल गई, जबकि सफ़ी ने इसके निकलते ही वास ज़मीन पर खींच कर मारा था। रोते रोते अब तो आंखों में जलन भी होने लगी थी। कौन था इसका? किसको पुकारती वो? किस की तरफ हाथ बढ़ाती? चारों तरफ में अंधेरा था बस। अभी वो गाड़ी चलाती कि सफ़ी आता दिखाई दिया। पारस ने खफगी से गाड़ी चलाना चाही कि वो गाड़ी के आगे आ गया। हट जाओ सफ़ी। पारस का लहजा टूटा हुआ था, जबकि सफ़ी चलता हुआ इसके पास आया और गाड़ी में बैठा। पारस की जानिब देखा और इसे गले लगा लिया। पारस एकदम हैरान थी। इससे दूर होना चाहा, मगर इसने सख्ती से इसको पकड़ा हुआ था। शादी करना चाहता हूँ मैं, वो बोला। पारस मजीद हैरान हुई और इससे जुदा हुई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत सोचा, मैं अंधा हो गया था। वो बोला। चेहरे पर शर्मिंदगी तारी थी और पारस फूट फूट कर रो दी। प्लीज़ सफ़ी, तुम ऐसा मत किया करो। एक तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं मेरा। पारस बोली तो सफ़ी ने सर हिलाया। ये लें पैसे। अज़मीर ने अपने सर के दर्द को बमुश्किल काबू में करके सियान के हाथ पर पैसे रखे, जबकि सियान इतनी रकम एक साथ देखकर परेशान हो गया। ये सब क्या है? अज़मीर, कहाँ से आए ये पैसे? जियान पैसे वहीं फेंकता उठा और इसको दोनों शानों से थाम लिया। ये पैसे जहाँ से भी आए हैं भाई, इससे ज़्यादा अहम ये है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ। वहाँ के उस पर निकालता बोला। नहीं, इन सब बातों से ज़्यादा अहम ये है कि ये पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? सियान ने सख्ती से पूछा, जबकि अज़मीर ने इसके हाथ झटके। मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो बिला वजह यहाँ बैठ कर मुझे हमदर्दियाँ मत दिखें। वो चीखा। जियान ने सर थाम लिया। परेशानी और तफक्कुर की कई लकीरें इसके पेशानी पर फैल गईं। जियान, मेरे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? संभालो खुद को। बताओ मुझे, ये कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? और वो पैसे जो तुम्हारे कबर्ड में से मिले हैं? जियान बेबसी से बोला, जबकि अज़मीर ने स्पार्ट नज़रों से इसको देखा। ये पैसा मैंने चोरी किया है, वो बेलचक लहजे में बोला। सियान ने दोनों हाथ इसके शाने पर से हटा लिए। खामोशी से इसको देखने लगा, जबकि इसी वक्त नर्स भी अंदर आई तो सियान एक तरफ हो गया, जबकि अज़मीर ने इस नर्स की तरफ देखा जो इसको इंजेक्ट करने आई थी। इससे पहले वो इसको इंजेक्शन लगाती अज़मीर ने इसका हाथ पकड़ लिया। नर्स एकदम घबरा उठी। डॉक्टर को बुला कर लाओ।
इसका हाथ झटकर बोला। नर्स तो अपने हाथ को छूटने पर शुक्र बनाती सर हिलाती बाहर भागी, जबकि ज़ियान बेचैनी से इधर उधर सर मारते अजमेर को देख रहा था। न जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसे। अजमेर की तबीयत बहुत अहम थी, इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी था, मगर ये पैसा, वो भी इतना। उस पर कई सवाल थे जिसका जवाब अजमेर ही दे सकता था, और वो इतना जिद्दी था कि एक लफ्ज़ भी मुंह से न निकालता। तभी ज़ियान खामोश हो गया, और तभी डॉक्टर भी अंदर दाखिल हुआ। अजमेर कुछ बोलता कि ज़ियान ने डॉक्टर को बात समझाई और पैसों के इंतज़ाम हो जाने की इत्तला दी, तो डॉक्टर ने सर हिलाया। मैं आपके भाई की सर्जरी यहाँ नहीं करूँगा, इनको बाहर ले जाएं, अमेरिका में। मैं बहुत अच्छे सर्जन्स को जानता हूँ, और मैंने अजमेर की फ़ाइल वहाँ भिजवा दी है, तो आप उधर चले जाएं। ज़ियान को तफसील से समझा कर वो अजमेर की तरफ आया, जो सर पकड़े इसके दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। ये इसकी हिम्मत थी, वरना इस दर्द से लोगों की चीखें निकल पड़ती थी। बॉय, बहुत जल्द तुम्हें ठीक देखना चाहूँगा। वो मुस्कुराकर इस इशारे से हाथ रखते बोले, और देखना चाहोगा कि ठीक होने के बाद भी तुम ऐसे ही सर फिरे रहोगे या नहीं। वो मुस्कुराए। अजमेर ने बिल्कुल मुस्कुराने की जहमत नहीं की थी, वो यूं ही सट नज़र से इसे देख रहा था, और डॉक्टर शाने उचकाकर इसके पास से चले गए, जबकि ज़ियान दूर खड़ा अजमेर को देख रहा था, जिससे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसकी कराहें कमरे में फैलने लगी, और ज़ियान कुछ न करते हुए वहां से बाहर निकल गया। इसकी आंखों में जैसे पानी आ गया था। वो कैसे अपने भाई को इस हालत में देखता। तभी हर बात पर पुश डालकर इसने इन पैसों से अजमेर का इलाज करने का सोचा, और फौरन से सिकंदर से कहा कर इसने फ्लाइट कराई थी। सफ़े की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पारस ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। आज बहुत दिनों बाद डैड घर पर थे, जबकि मॉम चुप गई थी, इनके सामने नहीं आई थी। पारस ने इनको बताया तो वो इसकी शक्ल देखने लगे। तुम्हें शादी के लिए सफ़ी ही मिला था? नागवारी से बोले तो पारस हैरान हुई। इन्होंने सफ़ी के बारे में कभी कुछ भी नहीं कहा था। फिर वो ऐसी बात क्यों कर रहे थे कि आज तक इसे ना ही इनकी समझ आई, और ना ही आज इनकी समझ आई। क्या बुराई है सफ़ी में? पारस ने ज़रा एहतजाज किया। अच्छाई क्या है? वो बोले तो पारस ने इनकी तरफ देखा। आंखों में चुभन सी थी, जैसे इसके लिए मैं अहम हूँ। ये छाई है इसमें। जब मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं होता तो वो होता है मेरे साथ। ये छाई है उसमें, और उससे मुझे इस केस से निकलवाया। ये छाई है इसमें। जो शख्स मेरी हिफाजत करना जानता है, वो मेरे लिए गलत कैसे हो सकता है? पारस बोले तो लहजे में बाप के लिए बेशिकवा उतरे थे, जबकि डैड के लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट फैल गई। तुमसे बड़ा दुनिया में बेवकूफ़ कोई नहीं है। वो सर हिलाते इस पर तंज कर रहे थे। तो आप बता दें अक्लमंदी क्या है? पारस चिढ़ गई। कम से कम इससे शादी ना करना तुम्हारी अक्लमंदी होगी, फिर चाहे किसी से भी करो। वो लापरवाही से बोले। कभी कभी मुझे लगता है मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। पारस फीके लहजे में बोली। नहीं, तुम मेरी ही बेटी हो, मैं जानता हूँ, मगर साथ तुम इस औरत की भी हो। ये बात मेरे लिए जहर की तरह है, नाकाबिले बर्दाश्त है। और सच लहजे में बोले। इससे मेरा तो कोई कसूर नहीं। पारस की आंख से आंसू टूटे। किसी का कोई कसूर नहीं। वो सर झटक कर उठे। आप रुक जाएं, मैंने खाना बनवाया है। पारस इनको जाता हुआ देखकर बोली। तुम चाहती हो वो तुम्हारी माँ मर जाए? वह सवाल करने लगे। पारस खामोश हो गई, और फिर वो भी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। क्या था ये मामा? वो नहीं जानती थी। इसने अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। आखिर वो क्यों इतनी गर्दिशों में थी? और ऊपर से सब इसे सफ़ी के मामले में कंफ्यूज कर रहे थे, मगर जो इसे देख रहा था वो क्या था? वो कितना केयरिंग था। इसने वो बात कहने के बाद इससे माफ़ी भी मांगी, तो क्या समझती पारस के वो ही ही इसका बेहतरीन इंतखाब है। इसने दिल को तसल्ली दी, और वहां से उठकर अपने कमरे में आई, जहां इसकी माँ खुद को ताला लगाए बैठी थी। इसने दरवाजे को चाबी से खोला, जो हर वक्त इसके पास होती थी, और वो अंदर आ गई, जबकि इन्होंने इससे चेहरा मोड़ लिया। पारस फीका सा हंसती। नाराज है मुझसे? वह सवाल करने लगी। तुम इस सफ़ी से शादी नहीं करोगी? वो कति लहजे में बोली। पारस ने उलझ कर उनको देखा। मॉम, इससे मेरी खुशी है। वो बोली तो वो हैरानगी से इसको देखने लगी। क्या आप नहीं चाहती आपकी बेटी खुश रहे? क्या इसका हक नहीं खुशियों पर? पारस के सवाल पर इन्होंने इसका चेहरा थाम लिया, जो शादाब था, बेमिसाल था, मगर उदासी सी रहती थी हर पल। इसमें खुशी मत तलाश करो पारस। पारस को लगा जैसे वो पहली बार इससे शऊर की बात कर रही थी, वरना हर पल गुस्सा और जिद करती थी। मुझे खुशी मिल गई है, आप मेरी फिक्र ना करें, वो बोली, और उनके पास से उठ गई। मैं चाहती हूँ मेरी शादी किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह हो, तो प्लीज़ डैड भी इस शादी में शामिल होंगे। आप अपना बिहेवियर नॉर्मल रखिएगा। वो बोली तो उन्होंने जल्दी से जरनफी में हिला दिया। नहीं, मैं उस शख्स के सामने नहीं जाऊंगी। तुम कर लो शादी। वो जल्दी से बोलकर मुंह मोड़ गई, जबकि पारस इनको देखती रही। चंद लम्हे शिकवा कुन
निगाहों से देखकर वो ठीक है कहकर वहां से निकल गई, जबकि इसके कमरे से निकलते ही सफ़ी ने भी कॉल कर ली। कैसी हो? इसने सवाल किया। ठीक हूँ, पारस बोली तो सफ़ी ने इसके बेसार लहजे पर ज़रा खफगी का इजहार किया और इसको अच्छी खासी सुना दी, जिससे पारस एकदम चौकन्ना हुई। सॉरी, मैं आइंदा ऐसे नहीं बोलूँगी। पारस बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सफ़ी इससे खफा हो, तभी इसकी हर बात मानते हुए बोली। सफ़ी ने सर हिलाया। एक बात पूछनी है मुझे तुमसे। पारस ने अचानक याद आने पर सवाल किया। क्या? सफ़ी ने पूछा। तुमने मुझे ऑफिस आने से क्यों मना किया हुआ है? और ये यासिर साहब का कल मुझे फ़ोन आया है, कहते हैं मैम आप ऑफिस आ जाए वरना सब खत्म हो जाएगा। क्यों? उसने सवाली निशान छोड़ा। सफ़ी एकदम खामोश हो गया। पारस इसके जवाब की मुंतज़िर थी। उसने गहरी सांस भरी। पारस, तुम्हें मुझ पर यकीन है? उसने उल्टा उससे सवाल किया। हाँ, मुझे तुम पर यकीन तो है, मगर ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना परेशान थे तुम्हारे होते हुए? पारस अब भी कंफ्यूज थी। उनसे ये सवाल मैं खुद कर लूँगा। प्लीज़ अब तुम ज़्यादा मत सोचना, ऑफिस को मैं देख लूँगा, तुम बस मेरे बारे में सोचो। बस चंद दिन की दूरी है, फिर तुम मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हारे नज़दीक किसी भी परेशानी को नहीं आने दूँगा। सवेलू देते लहजे में बोलता पारस को सटपटा गया। मैं फिर बात करूँगी, पारस ने कहा। तुम्हें क्या मसला है यार? जब मुझे बात करनी होती है तभी तुम भाग जाती हो। सफ़ी गुस्सा हुआ, मगर पारस को इसके इस लहजे से शदीद घबराहट हो रही थी। तभी इसने फ़ोन बंद कर दिया और सफ़ी ने दांत पीछे। तुम्हारी मुझसे बेजारी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, सफ़ी बोला और फ़ोन साइड पर फेंक दिया। अजमीर और ज़ियान अमेरिका चले गए थे। मिशेल ने रात की स्याही में रोशनियों में से जगमगाते जहाज अपने ऊपर से गुजरते देखा था, तो उसे आज सुबह का मंजर याद आ गया जब वो अजमीर के साथ घर में दाखिल हुआ था। कैसे वो दौड़ती हुई इस तक पहुंच जाना चाहती थी, मगर आंटी, अम्मी और अपने भाई की वजह से वहीं थम गई। इसके माथे पर कई शक्लें थीं, जबकि अजमीर का हाल तो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता जा रहा था कि इसको देखकर ही मिशेल को खौफ आ रहा था और इसके जल्द ठीक हो जाने की वो दुआ गू थी। खैर, जिस्मानी तकलीफ़ है, साथ साथ इसका जहन भी दुरुस्त हो जाता, वो इसके लिए भी दुआ थी, क्योंकि वो वाकई में एक अजीब किस्म का इंसान था। और जब उसे पता चला था कि वो किसी से प्यार करता है तो हैरत ही हुई थी कि वो लड़की इस इंसान के साथ कैसे रह सकती थी। मगर ज़ियान को देखने के बाद इसने हर बात पर से सर झटक दिया। असवी को सब कमरे में ले गए थे। ज़ियान ने अमेरिका जाने का बताया तो मिशा का दिल जैसे डूब कर उभरा। तब इतनी दूर जा रहा था वो, इससे क्या वो सिर्फ इसका इंतज़ार करती रहती सारी उम्र और वो इसी तरह मसरूफ़ रहता? खैर, उसने तो पहले भी मुंह से कोई एहतजाज नहीं निकाला था और अब भी वो दिल ही दिल में खफा होने के बावजूद एहतजाज नहीं कर सकती थी। मुश्किल मिशेल बेटा, खाना लगाओ, अम्मी ने कहा तो वो सर हिलाकर किचन में चली गई। सियान अजमेर को लेटाकर अपनी माँ को तसल्ली देने लगा, जो कि अजमेर के पास बैठी इसको पुकार रही थी, मगर वो ऐसे खफा था जैसे सबका कसूर हो इसमें। आंटी और सिकंदर के संभालने पर वो इनसे दूर हुआ और कमरे से बाहर आ गया। अजीब थकावट सी थी इसको। तभी किचन में गुलाबी आंचल लहराता देख वो किचन में आ गया। शायद ये जिंदगी में इनकी पहली बातचीत होने वाली थी। पानी, इसने बस इतना ही कहा। मिशेल चौंक कर मड़ी। सियान इसको देखता रह गया। इतना चमकता रंग, इतनी दिलकशी, वो नज़र फेर गया। मिशेल ने जल्दी से इसके लिए पानी निकाला और इसके आगे किया, जिसे ज़ियान ने इसके हाथ से थाम लिया। दोनों तरफ खामोशी ही रही, जबकि इसकी मौजूदगी में मिशेल से कोई काम नहीं हो सका। तभी वो खामोश थी, मगर ज़ियान बस इसको घूरने पर इक्तफा कर रहा था। तभी इसने पहले बोलना ज़रूरी समझा। आप अमेरिका जा रहे हैं? वो ज़ियान की तरफ देख नहीं रही थी। ज़ियान ने ग्लास कैबिनेट पर रखा और इसके नज़दीक आने लगा। हाँ, उसने बस इतना ही कहा। मिशेल के दिल की धड़कनें भरने लगी। मत जाए इतना दूर, वो आहिस्तगी से बोल गई, जबकि ज़ियान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम इंतज़ार करना। वो इसके बेहद नज़दीक आ रुका कि दोनों के माबैन मिशेल ने ही दूरी बनाई, वरना मिशेल के हाथ इससे टच होते। और क्या कर रही हूँ मैं? इसने अचानक कहा तो ज़ियान इसको गौर से देखने लगा। जिस राह पर तुम छोटी सी लड़की चलने लगी हो, उस पर इंतज़ार सबसे पहली शर्त है। ज़ियान ने इसके आवारा बालों की चंद लटों को इसके चेहरे पर खेलते देखा और सुकून से कहा। मिशेल कुछ बोल नहीं सकी। इसकी नज़र की तपिश से इसका चेहरा झुलस रहा था। अचानक गर्मी बढ़ने लगी थी और ज़ियान का दिल इससे पहले इससे कोई जिसारत करा था, पीछे से सिकंदर की आवाज़ पर वो चलकर उससे फासले पर हुआ। यहाँ हो तुम, या इसको दवाई दो, किसी की नहीं सुन रहा।
सिकंदर आजिज़ सा बोला। तो ज़ियान ने सर हिलाया। जबकि मिशेल पहले ही पीठ मोड़ चुकी थी। ज़ियान ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली। तभी मिशेल की भी निगाह उठी। ज़ियान मुस्कुरा दिया जबकि मिशेल अपने भाई के सामने इसकी जिसारत पर हैरानगी से आंखें नीचे कर गई। सिकंदर कुछ देर दोनों को देखता रहा और फिर ज़ियान का हाथ पकड़कर बाहर खींचा। बहन है वो मेरी, शर्म से डूब मर। वो गुस्से से बोला। मेरी भी होने वाली कुछ है, ज़ियान ने कहा और कमरे में आया जहाँ अजमेर अब भी जिद में लेटा हुआ था। अजमेर, ज़ियान ने बच्चों की तरह इसको पुकारा। दवाई लो। वह इसके बाजों को आंखों से पर से हटाकर इसने कहा। तस्मीर ने इसकी जानिब देखा। मेरा सर फट रहा है। इसकी आवाज़ भीगी थी जबकि ज़ियान ने लब भींचे। बहुत हिम्मत की थी इसके भाई ने। ज़ियान ने इसको गले से लगा लिया। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। वो इसको बहलाने लगा, बातों में लगा लिया, साथ साथ इसको दवाई भी देता रहा। जबकि लबों पर मुस्कुराहट भी ठहरी थी। वो इतना बड़ा लड़का कैसे बच्चों की तरह ट्रीट होकर खुश रहता था। सफ़ी, तुम अपने शेयर्स क्यों निकाल रहे हो? ये कंपनी कैसे चलेगी फिर? पारस का दिल घबरा उठा था, ये जानकर कि सफ़ी अपने शेयर्स निकाल रहा है। देखो पारस, जब यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा हमारे पास तो मैं लॉस में ही जा रहा हूँ। इस सब से तुम्हें भी ये सब समझना चाहिए। मैं हम दोनों के बारे में ही सोच रहा हूँ, सफ़ी ने कहा और इसके आगे फाइल रखी। कंपनी ऐसे मुकाम पर भी नहीं पहुँच गई कि तुम इसको बेच दो, ये फिर अपने शेयर्स निकाल लो। पारस को बुरा लगा। पारस, अगर तुम रियाज लोधी के साथ एक डिनर कर भी लोगी तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? आम सी बात है यार, बिजनेस में ये सब नॉर्मल है। पारस, तुम्हारा ये इनकार हमें नुकसान दे रहा है, सोचो ज़रा। सफ़ी इसके पास झुकाकर बोलने लगा। पारस उसको देख रही थी। सफ़ी, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि तुम्हारी होने वाली बीवी किसी के साथ एक रात बाहर गुजार दे? क्या तुम्हारा ज़मीर गवारा करेगा? पारस कलेजा भीगा था। इसके लिए ये सब कितना नॉर्मल था। और पारस, पारस तुम बहुत सीधी हो यार, मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इस वक्त हमें जज्बात से नहीं दिमाग से काम लेना है। और ये तो हकीकत तब भी रहेगी ना जब तुम इस रियाज के साथ डिनर कर लोगी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मुझे। हमारी हकीकत तो कोई नहीं बदल सकता ना। वो इसे समझाने लगा। पारस इसके एक एक लफ्ज़ को गौर से सुन रही थी। प्लीज़ पारस, कंपनी को बचाने के लिए रियाज साहब को हमारी कंपनी में दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। तुम एक बार बस हिम्मत कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा। सफ़ी ने ज़रा मिन्नत की जबकि पारस ने नफ़ी में सर हिलाया। आज तुमने डिनर के लिए कहा और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी बीवी कहाँ किसके साथ रात गुजारे। बस इसी तरह कल को तुम किसी और काम के लिए कह दोगे। वो भीगते लहजे में एहतजाज कर रही थी। पारस, सफ़ी ने इसका हाथ थाम लिया। मैं और तुम शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे। आज हमने ये नहीं सोचा तो आगे हमारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। एक तो तुम सिद्धि बहुत हो। वो आखिर में ज़रा चिढ़ा। देखो कितना कुछ है मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें केस से निकाला बाहर। और एक बात तुम्हें बताता चलूं, ये केस किसी भी वक्त दोबारा उठ सकता है। इसने गोया इसे डरा दिया। पारस ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? तुमने कहा था ये फाइलें कभी नहीं खुलेंगी। पारस ने इसका हाथ थाम लिया। सफ़ी ने अपनी कलाई पर इसका नाजुक नरम हाथ देखा और अपने भारी खुरदरे हाथ में जकड़ लिया। पारस, मेरी जान, पैसा नहीं होगा तो हम कैसे लड़ेंगे? सफ़ी ने बेचारगी से कहा जबकि पारस एकदम उठी। खौफ सा उजागर हो गया था। वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहती थी। एक और बस एक रात ने इसकी ज़िंदगी इतनी बदल दी थी कि इसका सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जाता रहा था। वो दोबारा वहाँ जाकर पागल नहीं होना चाहती थी। तुम मीटिंग सेट कर लो, मैं मैनेज कर लूँगी। वो बोली तो सफ़ी के चेहरे पर फतहमंद मुस्कुराहट बिखर गई। दैट्स लाइक आर गुड गर्ल, इसने प्यार से कहा। ये लो रियाज का नंबर और ख़ुद कॉल करो, इससे अच्छा लगेगा। और कोशिश करना वो भारी रकम दे तुम्हें। वह इसका गाल थपथपाकर वहाँ से बाहर निकल गया जबकि पारस चेयर पर ठहसी गई। आज इस वक्त इसे एक मर्द से खरीदो फरोख्त करने वाली औरत से ज़्यादा भी मुख्तलिफ नहीं लगा था अपना आप। और वह कैसे इसे कहकर गया था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले उससे। खुद से ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी और इसने टेबल पर सर टिका दिया। रियाज को फ़ोन कॉल मिलाने की हिम्मत नहीं हुई मगर ये कंपनी इसका ख्वाब था। इसने अपने हाथों से इस कंपनी को बनाया था। वो कैसे अपने आप से ही इस कंपनी को बदनाम होने दे सकती थी? हिम्मत जमा करके इसने फूलती सांसें हमवार की और कॉल मिलाई। वो इस वक्त बार में मौजूद थी। टेबल के एक तरफ रियाज लोधी जबकि दूसरी तरफ वो खुद बैठी थी, खामोश,
ارد گرد شور تھا بے پناہ، جبکہ اس شور میں بھی اس کے اندر بے حد خاموشی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے پارس جی، وہ بولا اور پارس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پارس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت میں کانپ اٹھا تھا، مگر وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑا نہ سکی، اور نہ ہی اس نے کوشش کی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتی بیٹھی رہی اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کتنا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ مسٹر ریاض؟ وہ پروفیشنل لہجے میں بولی تو ریاض جو مسلسل ڈرنک کر رہا تھا مسکرا دیا۔ جتنا تم مانگو۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتا وہ بولا، جبکہ پارس جسے ایک دم اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچا، سانسیں بے ترتیب سی ہو گئی، خوف سے دل پھڑپڑا اٹھا۔ جی کیا بھاگ جائے یہاں سے، مگر وہ پھر بھی بیٹھی رہی۔ آپ نے کہا تھا چیک سائن کر کے دیں گے؟ وہ مٹھیوں کو زور سے بھیجتی بولی، میں نے صفی سے بھی کہا تھا، جتنا وقت دوگی اتنی رقم بڑھے گی۔ وہ نشیلی آنکھوں سے دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ پارس کی ہمت جواب دے گئی، اب اسے شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ریاض اس کے نزدیک آیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، پارس کی ایک دم چیخ نکلی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ کر باہر نکلی، جبکہ ریاض بھی اس کے پیچھے تھا۔ اے رک، وہ چیخا، جبکہ پارس نے پلٹ کر بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گاڑی کی چابی کو کانپتے ہاتھوں سے گھمایا اور اس نے گاڑی کو یو ٹرن دیا۔ دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ پارس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی، جبکہ اس کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں اور رفتہ رفتہ تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ایک لمحہ بمشکل گزرا تھا۔ اس نے صفی سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی ریاض جب پیسے نہیں دے گا تو صفی سارا بلیم اس پر ڈالے گا، اور وہ لاکھ یہ بات کہہ دے کہ وہ کیا چاہتا تھا، تب بھی وہ اس کو کمپنی کے لیے فورس کرتا، تب بھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے بس ایک فیصلہ کر لیا تھا، کمپنی کو وہ خود سے دوبارہ سے اجاگر کر لے گی۔ ہاں، اس کو محنت کی ضرورت تھی، اور محنت سے تو اس نے پہلے بھی کبھی آنکھ نہیں چڑھائی تھی۔ اس نے دوبارہ سکون سے کمپنی شروع کر دیا تھا۔ 15 کروڑ کمپنی کے بجٹ سے نکلے تھے، جس سے پوری کمپنی ہل کر رہ گئی تھی۔ ورکرز بھی بھاگنے لگے تھے، جبکہ سبھی ہر کچھ دیر کے بعد اس کو پریشرائز کرتا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ اچانک ہی پارس کے سوال پر صفی نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کتنے غصے میں تھا، اور یہ لڑکی کیسا سوال کر رہی تھی۔ کرنی ہے مجھے تم سے شادی، مگر تم حالات دیکھ رہی ہو۔ وہ بولا تو پارس مسکرا دی، پھر شادی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ پارس تمہارا دماغی توازن درست نہیں لگ رہا مجھے۔ صفی نے سر پر ہاتھ مارا۔ کیوں؟ پارس پھر سے مسکرائی۔ صفی سمجھ نہیں سکا تھا، مگر کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے پارس کی بات کو گویا پیک کیا تھا۔ موم کو بھیجتا ہوں تمہارے گھر پر۔ نہ جانے وہ کیا سوچ چکا تھا کہ مسکرا دیا۔ پارس نے بھی ہلکا پھلکا ہو کر سانس بحال کی، جبکہ صفی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ پارس میر روڈ میں سے اسی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ صفی نے بھی پلٹ کر سر ہلایا۔ پارس مطمئن ہو گئی۔ وہ غصہ کرتا تھا یہ کچھ بھی، مگر وہ اس کے ساتھ تھا، اور اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں تھی اس کے لیے۔ مریم، یاسر صاحب کو بھیجو۔ پارس نے فون اٹھا کر کہا، میم، یاسر سر 2 دن سے کمپنی نہیں آ رہے، ان کا موبائل نمبر بھی آف جا رہا ہے، ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے۔ وہ بولی تو پارس حیران رہ گئی۔ جب سے وہ کمپنی کے ساتھ شامل ہوئے تھے، انہوں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاید ان کو کوئی ضروری کام ہو۔ وہ پرانے انویسٹیگیٹرز سے بات کرنا چاہتی تھی، تب بھی ان کے پاس خود جانے کا ارادے سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ گاڑی میں ہی بیٹھی تھی کہ اسے مریم کی کال آنے لگی۔ ہاں بولو مریم، اس نے پوچھا، جبکہ اس کی نظر کمپنی کے گیٹ پر گئی، جہاں مریم فون پکڑے کھڑی تھی۔ کچھ ورکرز بھی اس کے پیچھے آ گئے تھے، پارس کو دیکھنے لگے تھے۔ پارس نے حیرت سے ان سب کی طرف دیکھا۔ مریم، کیا ہوا ہے؟ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلنے لگی۔ یاسر صاحب کا قتل ہو گیا ہے میم۔ مریم کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اور وہ بڑی عمر کے شخص سب کو ہی بہت عزیز تھے، خاص کر پارس کو، کیونکہ بہت پہلے سے وہ پارس کے ساتھ تھے اور پارس کے وفادار بھی۔ پارس کے ہاتھوں سے سیل فون چھوٹتا بچا۔ وہ حیرانگی میں ڈوبی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ پارس سانسیں پھولنے لگی تھی۔ وہ ان کی فیملی کو بھی بخوبی جانتی تھی۔ اچانک ہوا جیسے تیز ہو گئی تھی۔ وہ گھبراہٹ سے واپس گاڑی میں پلٹی اور تیز رفتاری سے گاڑی کو گھما کر یاسر صاحب کے گھر کی جانب دوڑا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کے گھر کے سامنے تھی، جہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ 1-2 بار یہاں آئی تھی، اور یاسر صاحب اور ان کی فیملی نے اتنی عزت دی تھی کہ اکثر اس کا دل کرتا تھا کہ وہ یاسر صاحب کے گھر جائے، وہاں گھر جیسا ماحول جو میسر تھا۔ مگر آج یہاں صف ماتم دیکھ کر وہ دروازے میں ہی رک گئی۔
जिन शख्स में बिखरे लापरवाह बालों से वो यासिर साहब का जनाजा देख रही थी। लोग इसको हैरानगी से देख रहे थे, जैसे इस बस्ती में कोई शोपीस उतर आया हो, और लोग इसे घूरने में मसरूफ थे, जबकि इसकी आंखों में लातादाद आंसू भरे थे। क्यों आई हो तुम यहाँ? इसने अंदर कदम रखा ही था कि यासिर साहब की बीवी एकदम चीखी। पारस के कदम जमीन में ने वहीं जकड़ लिए। तेरी वजह से हुआ है ये सब। तुझे ही कुछ बताने गए थे कल रात। 2 दिन से तबीयत खराब थी इनकी, और तूने ही मरवाया है मेरे शोहर को। वो पारस पर बुरी तरह चिल्लाई। पारस इनको देखने लगी। भीगी आंखें, परेशानी परमस्तगी में डूबा वजूद, वीरान आंखें, बेबस नजरें। इसका बस नहीं चल रहा था। चीखे मार मार कर रोए। इतना रोए कि एक इंसान भी बाकी न छोड़े खुद में, मगर रोने की हिम्मत नहीं हुई, और पारस रंधावा वहां से धक्के देकर निकाल दी गई। पारस अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी। लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे। क्या बातें थी वो सुन नहीं पा रही थी। आंखों में यासिर साहब का शफीक चेहरा समाया था। फोन की बेल पर वो एकदम उछल पड़ी थी। कांपती कांपती वो गाड़ी में बैठी और फोन उठा लिया। सफ़ी, सफ़ी, वो बोली, कहाँ हो तुम पारस? सफ़ी ने उजलत में पूछा। यासिर साहब का कत्ल हो गया है सफ़ी। पारस बुरी तरह रो दी। पारस तुम कहाँ हो? वो चीखा। मैं उनके घर आई हूँ, मगर ये सब मुझे इल्ज़ाम। यू डैम इट फुलिश, निकलो वहाँ से। इन लोगों ने तुम पर किसी पर केस कर दिया है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। निकलो जल्दी वहाँ से और मेरे घर पहुँचो। वो चीखा था, जबकि पारस की आंखें फैली। क्यों क्यों मुझ पर क्यों? मैंने क्या किया है? ये सब क्या हो रहा है सफ़ी? मारे घबराहट के इससे ड्राइव भी नहीं हो रही थी। तुम ज़्यादा मत सोचो और फ़ौरन मेरे पास पहुंच जाओ, बाकी मैं देख लूँगा, सफ़ी ने कहा और फ़ोन बंद करके एक तरफ उछाल दिया। आलिया ने इसकी जानिब देखा। दोनों के लब मुहिम से मुस्कुराहट में ढल गए थे, जबकि दूसरी तरफ पारस छोटे बच्चों की तरह रोने लगी थी। वो ड्राइव करना चाह रही थी, मगर इससे ड्राइव नहीं हो रही थी। इससे लग रहा था इससे एक्सीडेंट हो जाएगा। पुलिस का सायरन सुनकर अचानक इसकी चीख निकली थी, जबकि पारस ने गाड़ी अपने घर की जानिब मोड़ ली। जल्दी से गाड़ी से निकलती वो घर के अंदर भागी थी। डैड को घर में देखकर वो उनके पास दौड़ी। वो इसकी हालत देखकर चौंके थे। डैड, हेल्प मी, मैंने किसी को नहीं मारा, प्लीज़ हेल्प मी, वो चीखने लगी, जबकि इन्होंने पहली बार इसको सीने में जकड़ा था। पुलिस के सायरन इनके घर के बाहर बजने लगे थे। डैड, मुझे नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे बचा लें। वो बोली तो इन्होंने इस बात में सर हिलाया। पुलिस ने ज़बरदस्ती चौकीदार से दरवाज़ा खुलवाया और अंदर दाखिल हुई, और पारस को रंधावा साहब के पीछे पाया। पारस ने गौर से देखा। ये वो इंस्पेक्टर नहीं था, मगर बाप के पीछे छिपी खड़ी थी, जैसे वो इसे बचा लेंगे। अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ से डर लगा था तो वो पुलिस और पुलिस के सायरन की आवाज़ थी। व्हाट्स द मैटर इंस्पेक्टर? रंधावा साहब आगे आए। पारस का हाथ सख्ती से जकड़ा हुआ था। आपकी बेटी के खिलाफ रिपोर्ट है सर। आपकी बेटी पर कत्ल का इल्ज़ाम है, और हमें ऑर्डर्स हैं कि मिस पारस रंधावा को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। वो बोले तो रंधावा साहब ने पारस की जानिब देखा। मैंने कुछ नहीं किया डैड। वो इन्हें यकीन दिलाने लगी। आपके पास जब सबूत नहीं है तो मेरी बेटी को नहीं लेके जा सकते। हम माफ़ी चाहते हैं सर, नहीं जानते इन लोगों के पीछे किसका हाथ है, मगर हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं पारस रंधावा की गिरफ्तारी की। पुलिस वाले ने मजबूरी बता दी थी। तो रंधावा साहब गोया खामोश रह गए। डैड, पारस का दम खुश्क हुआ। मैं सच से बात करता हूँ, इस वक्त में जाना होगा। वो बोले जैसे इनके पास इख्तियार में ये सब नहीं था। पारस सिसक उठी। खौफ ने इसे चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। न जाने मीडिया भी कहाँ से टपक आया था, और एक बार फिर पारस रंधावा बिजनेस की दुनिया में जानी मानी हस्ती पुलिस की गिरफ्तारी में थी। इनके सर इनके अपने पुराने उमर रसीद मोरियर को मार देने का इल्ज़ाम था। कुछ रिसोर्सेज से मालूम हुआ कि पारस रंधावा के पिछले केस के बारे में इनको कुछ जानकारी थी, और पारस रंधावा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने इसे जान से मार दिया। मीडिया अपनी मर्जी की कहानी बना रहा था, जबकि पारस सुन हो चुकी थी। हाथों में हथकड़ियाँ डाले वो पुलिस मोबाइल में सवार रही। रंधावा साहब इसे देख रहे थे। रंधावा साहब इसे देख रहे थे, जबकि इसके लब भी खामोश थे, मगर आंखें चीख रही थीं। कोई नहीं आया था इसके पास। अगर डैड को कोशिश कर भी रहे थे तो इसे निकाल नहीं सके थे। सफ़ी कहाँ था वो नहीं जानती थी, मगर इसे लग रहा था वो भी इसके लिए कोशिश कर रहा होगा। मामूली सी रोशनी में वो जेल की दीवारों से घबराई हुई बिल्कुल सलाखों से चिपटी बैठी थी, इस तरह के अभी कोई आएगा और इसे यहाँ से निकाल लेगा। एक रात उस पर भारी हो चुकी थी। वो मुसलसल यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ कांस्टेबल आई और इसने डंडा सलाखों पर बचाया। पारस एकदम चौकन्ना हुई और खड़ी हो गई। मुलाकात आई है तेरी, बाहर नहीं निकल रही जो एकदम उठ खड़ी हुई है। कातला 3-3 कत्ल करके कैसे मिसनी शक्ल बनाए हुए है,
वो पारस को सुनाती ताला खोलने लगी। पारस के लिए इस दरवाजे का खोलना मुआवजे से कम नहीं था। कांस्टेबल से पहले बाहर निकलती चली गई। न जाने कौन मिलने आया था उससे, क्या डैड या फिर सफ़ी। वो बेताबी से बाहर दौड़ी, जबकि कांस्टेबल गुस्से में इसके पीछे पीछे आई और पारस सामने सफ़ी को देखकर दौड़ती हुई इसके बाजों का हिस्सा बनी थी। आंसू तय के बह निकले थे। नहीं परवाह की इसने किसी भी चीज़ की, फुट फुट कर रोती थी वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी। सफ़ी ने पारस को सीधा किया। मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता पारस। कोर्ट का फैसला कल आ जाएगा और असद को लगता है कि फैसला उन लोगों के हक में होगा। मैं तुमसे पूछना हूँ, आखिर को तुमने ऐसा क्या ही क्यों? सफ़ी ने पारस को झंझोड़ कर पारस थक से रह गई। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें लगता है मैंने किया है? मैं क्यों मारूंगी यासिर साहब को? मैं तो जानती तक नहीं। पारस गुस्से से चिल्लाई। सफ़ी चुपचाप इसे देखता रहा। जैसे हर मुजरिम अपने गुनाह से मुकर जाता है, पारस भी वैसे ही मुकरी थी। तभी वे इसको खामोशी से देखता रहा। तुम तो मेरा यकीन करो, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पारस को बस नहीं चला अपने बाल ही नोच ले, तो फिर उनकी मदद करें। रियाज लोधी तो नहीं कर रहा? सफ़ी कुछ सोचते हुए बोला। पारस की पलकों से इसको देखती रही। हाँ, जो तुम आखिरी बार इसके साथ करके आई हो थी, वो तुम्हारे से बदला इसी सूरत में ले सकता है। तुम्हें किसने कहा था तुम वहाँ जाओ? सफ़ी गुस्से से बोला। पारस को अब समझ आ गई थी, यकीनन इसके साथ रियाज ये सब कर रहा था और इस केस में इन लोगों की मदद भी वही कर रहा था। तभी ये केस इतना स्ट्रॉन्ग हुआ था। शक की बुनियाद पर प्लीज़ मेरी बेल करवाओ, पारस बेबसी से बोली। सफ़ी इसको देखता रहा। कुछ देर देखने के बाद इसे सर हिलाया। मैं असद से बात करता हूँ, इसने कहा और इसके गाल पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी, जिससे पारस ने झटक दिया। तुम नहीं जानते मैं किस हैसियत में हूँ। ये बात नॉर्मल नहीं है सफ़ी कि मैं जेल में रातें गुजारूं। मेरा दम घुटता है अंधेरे में। वो चिल्लाई। ए बीबी, अगर अब चिल्लाई तो ऐसा डंडा मारूंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। कांस्टेबल चीखी, जबकि पारस की बोलती बंद हो गई। तुम मेरी असद भाई से बात करवा दो प्लीज़, वो बोली। मगर यहाँ मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है पारस। सफ़ी ने नफ़ी की, जबकि कांस्टेबल भी पीछे आ खड़ी हुई। चल, हो गया तेरा वक्त ख़त्म। ऐसा पारस को खींचा। सफ़ी प्लीज़ मुझे बाहर निकालो यहाँ से प्लीज़। पारस ने इसका हाथ सख्ती से पकड़कर आस तलब नज़र से इसको देखा। सफ़ी ने बस सर हिलाया था। फिक्र मत करना पारस, तुम ज़रूर बाहर आओगे, वो स्मार्ट चेहरे से बोला, जबकि पारस मुड़ मुड़ कर इसको देखने लगी। क्या वो नहीं समझ रहा था इस अजियत को? पारस रंधावा अंधेरे में मर भी सकती थी, फिर शायद वो यही चाहता था। सफ़ी बाहर निकल गया, जबकि इसके बाद पारस रंधावा इसी जेल में कैद हो गई, एक न करता गुनाह को भुगतने के लिए। दिन रोज़ बरोज़ गुजर रहे थे। हर रोज़ वो यहाँ से निकलने का सोचती, मगर कोई इसके लिए यहाँ नहीं आता था। इसे हर गुजरते दिन के साथ महसूस हुआ